नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर और आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की यानी कि टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सत्र की लगातार तेजी के बाद बाजार की तेजी पर कल हमने थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए देखा और उसकी वजह यह रही कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े कमजोर आए थे और कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशंका फिर से पैदा हुई थी कि क्या अमेरिका में मंदी को लेकर चिंताएं बाकी हैं। हालांकि कल जो हमने अमेरिकी बाजारों की चाल देखी वो आशंकाएं कहीं ना कहीं अब दरकिनार हो गई हैं, क्योंकि डाउ जोन्स आखिरकार मैनेज किया। डाउ जोन्स ने अपने आप को हरे निशान में बंद करने में, हालांकि रेंज रही सीमित 350 अंकों के आसपास की, लेकिन आईटी शेयरों का मूड अभी भी खराब है। उसके चलते हमने देखा कि नैस्डैक थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि आज भारतीय बाजारों में अगर आप देखेंगे तो मूड ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 114 अंकों पर कारोबार कर रहा है और एफआईआईज का सपोर्ट भी बाजारों के लिए लगातार बना हुआ है। आरआईएल के आज बोनस इशू को लेकर बोर्ड बैठक है, उसके अलावा भी ढेर सारे कॉर्पोरेट एक्शंस है जिस पर हम नजर डालेंगे और आपको अगले 2.5 घंटे तक तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स और अपने एक्सपर्ट्स के एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग कॉल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे अहम ट्रिगर्स के साथ। तो 4 विंडो ट्रिगर आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। पहला यह कि अमेरिकी बाजार मिले जुले बंद हुए हैं। डाउ जोन्स ऊपर, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक हमने नीचे क्लोजिंग देखी है। गिफ्ट निफ्टी है 25,350 के आसपास कारोबार कर रहा है सेंचुरी लगाकर। तो कल का जो डैमेज है उस डैमेज को आज हो सकता है कि बाजार कंट्रोल कर ले। वैसे भी कल हमने देखा कि लोअर लेवल से निफ्टी में भी एक हेल्दी रिकवरी हमने जरूर देखी और बाजार ने अपनी दिखाया कि स्ट्रेंथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज की 5 दिनों की लगातार खरीदारी हो चुकी है और इन 5 दिनों में 12,317 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो एफआईआईज का भी दम है और घरेलू फंड्स का भी बाजार को दम मिल रहा है। तो लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में बरकरार है और कोई चिंता इस फ्रंट पर कम से कम नहीं है। रिलायंस की आज बोनस इशू पर बोर्ड बैठक है। 2017 के बाद रिलायंस की तरफ से पहली बार बोनस आएगा। एक पर एक बोनस शेयर मिलेगा निवेशकों को। रेमंड लाइफस्टाइल जो कि कंपनी डीमर्ज हुई है रेमंड से, आज उसकी लिस्टिंग होगी, इस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि लगातार चलता हुआ हम देख रहे हैं शेयर को, इस पर गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा जोमैटो पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग है और लक्ष्य दिया है जेपी मॉर्गन ने 300 रुपए से ऊपर का। तो ये तमाम चीजें रहेंगी आज आपके लिए फोकस में। लेकिन पहले आपको जरा ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं वो बता देते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के जो संकेत काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, इसके पीछे की वजह एक बार जरा समझ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग अलग लेवल्स पे भी समझेंगे। अभिषेक जरा बताओ ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आज तेजी क्यों है? डिप्टी देखिए, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो आंकड़े आए थे और बाजार थोड़ी सी चिंता में पड़ा था परसों के सत्र में, लेकिन वो हम जैसा कि मान के चल रहे थे कि एक मोमेंट्री एक दिक्कत हो सकती है और कल हमने देखा कि वो चिंता कहीं ना कहीं दरकिनार भी हुई है। कल हालांकि रेंज सीमित थी। डाउ जोन्स ने 350 अंकों के रेंज में कारोबार किया। हालांकि अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और 38 अंकों के हल्के से गेंस पर डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। लेकिन चूंकि आईटी स्टॉक्स चले बहुत थे तो वहां पर थोड़ी चिंताएं हैं अभी। एनवीडिया में 8% की गिरावट के बाद कल भी हमने देखा कि 2% के आसपास की गिरावट हमने देखी है और उसके चलते नैस्डैक पर प्रेशर रहा। S&P 500 की बात करें तो वो भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। एक छोटी सी टेंशन ये है जो अमेरिकी बाजार में, ये कि जो जुलाई में जो जॉब ओपनिंग रही है वो रही है 3.5 साल के निचले स्तर पर। देखते हैं कि आगे और आर्थिक आंकड़े कैसे आते हैं, क्योंकि आज यूएस के बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे और शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर नजर रहेगी। तो अगर ये आंकड़े बेहतर होते हैं तो इस आंकड़े का भी कोई खास मतलब रहेगा नहीं। लेकिन मिले जुले कारोबार हमने यूएस में दिखा। लेकिन एक सपोर्टिव चीज हमारे लिए ये है क्रूड का लगातार कमजोर होना। कच्चे तेल में दबाव है। ब्रेंट 14 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है और जो भाव है वो है $78 प्रति बैरल के आसपास।
ओपेक प्लस में उत्पादन को लेकर अनिश्चितता है, इसको लेकर भी दबाव है और कहीं न कहीं जो लीबिया से आउटपुट बढ़ने की जो उम्मीद है उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड में लगातार प्रेशर आ रहा है और $73 के आसपास के भाव हैं। 81 साढ़े 81 के डॉलर के भाव हमने पिछले महीने देखे और वहां से लगातार प्रेशर के साथ हम देख रहे हैं कि अब $73 के आसपास है। तो हमारे लिए ये निश्चित तौर पर एक सपोर्टिव चीज है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 100 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 25,355 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। और अगर हम बाकी एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो हांगकांग के बाजार या फिर चीन के बाजार ये सपाट हैं। जापान के बाजार कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि वहां पर 0.25% की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए अब यहां से अब आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि एफआईज डीआईज के आंकड़े किस तरह क्या हैं और निफ्टी में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने 14 सत्र के बाद कल ग्लोबल संकेत खराब होने के चलते हमने कल कमजोरी देखी थी। अगर हम एफआईज डीआईज के आंकड़ों की अगर हम बात करें, कल फिर से एफआईज की बाइंग आई है और लगातार 5 सत्र की बाइंग हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपए की एक तरफा हमने बाइंग देखी है। डिम्पी ये बताइए कि चूंकि हमने इंडेक्स ऑप्शंस में कल 29,000 करोड़ रुपए की सेलिंग देखी है, लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं एफआईज के? देखिए, अगर आपको कल के हमारे एक एक पॉइंट याद हो तो हमने कल ये बात बोली थी, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है जो बाजार के अंदर है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमने बात बहुत डंके की चोट पे बोली थी और ये सारे के सारे हमने लेवल्स के साथ बोली थी। इसमें क्या मेरे से बाजार चलता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ डाटा से बाजार चलता है ये ज़रूर है। और उस डाटा का अगर थोड़ा सा भी हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ पॉइंट के हम क्या कहना चाह रहे थे। कल का ही देख लीजिए, सिर्फ 180 पॉइंट के आसपास का हमारे पास गैप था और कल हम जब बंद हुए तो सिर्फ 80 पॉइंट के आसपास बंद हुए। तो कल में आपको 100 पॉइंट की रिकवरी, आज गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट दिखा रहा है। तो जो 200 पॉइंट है वो एक ही दिन में एब्जॉर्ब हो गए। कल हमने आपको सारी चीज़ें ये बात नोटिस करके बताई थी कि ना तो एफआईज की होल्डिंग चेंज हो रही है, ना ही किसी तरह का पैटर्न चेंज है, ना ही कोई मैक्रो न्यूज़ ऐसी है। आपने कल हमको अमेरिका वाली खबर बताई, ये आंकड़ा वो आंकड़ा ये वो हमने सिर्फ एक आपसे ही बात बोली थी कि हमें किसी आंकड़े में दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि हमें नहीं लगता कि यूएस मार्केट्स को हम बहुत अच्छे से सिंक होकर हम इस समय काम कर रहे हैं। जब बढ़ते हैं तो हम बढ़ते भी तो नहीं, और जब हम गिरते हैं तो हम 50% की रिकवरी सेम डे ले आते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ना होती और बैंक निफ्टी अगर चलो एक्सपायरी भी होती और कल अगर बैंक निफ्टी 51,500 आ गया होता तो आप ये बात आज नहीं बोल रहे होते, ये बात आप कल बोल रहे होते कि हाँ रिकवरी हो गई बाजार के अंदर। लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा की रिकवरी के लिए मैं कल मार्केट्स के डाटा को या उसको जो उसका पैटर्न है उसको देख के समझ के आपके हमने सामने बात रखी। क्वेश्चन उठाया आपने भी एफआईज का कि एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंज है। एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं है और होगा भी नहीं। मैं उसकी वजह बताता हूँ। एफआईज घटेंगे, एफआईज को कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए। बिना ट्रिगर के एफआईज क्यों जाएंगे जो यहाँ तक आ चुके हैं? क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो फिर उनको सोचना थोड़ी है, किसी से परमिशन थोड़ी लेनी है, तो उनको एक एक दिन में थोड़ी माल बेचना होता है। उनको समझ में आएगा तो माल बेच देंगे, तुरंत माल बेच देंगे। और उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आपने देखा है, एक एक दिन के अंदर 10% की होल्डिंग्स घटती हैं एक एक दिन के अंदर, लेकिन किसी तरह का कोई होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। हाँ स्लाइटली बेचा है माल थोड़ा सा, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर है, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए टिपिकली थोड़ा इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर आपको बड़ा भी दिखेगा। और बैंक निफ्टी में अभी आप जो 29,000 करोड़ बोल रहे हैं, एक्चुअली बैंक निफ्टी में 43,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई थी। वो तो प्लस माइनस होता है कि आप बैंक निफ्टी बेचते गए, निफ्टी को प्लस करते गए, तो उसके साथ आपका एडजस्टमेंट होने के बाद 29,000 आया, नहीं तो 43,000 का माल बेचा कल उन्होंने, इंस्टीट्यूशनल्स ने। इसको मैं एफआईज बोल रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा कल बैंक निफ्टी भी बेची गई करीब 8,000 करोड़ के आसपास की। तो बैंक निफ्टी जो वीक है सो वीक है, ये आपको डाटा में भी दिख रही है, आपको लेवल्स में भी दिख रही है। कल निफ्टी ने 25,200 के आसपास अपनी क्लोजिंग दे दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने 51,500 की क्लोजिंग नहीं दी। तो एफआईज के फ्रंट पर कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2% की शेडिंग है एफआईज की तरफ से। रिटेल ने कल वो 2% लपक लिया एज इट इज़ ही, जो गिरावट आई। देखिए मैं थोड़ा क्रेडिट इस समय रिटेल को ज़रूर दूंगा। रिटेल थोड़ा बहुत ही समझदारी के साथ इस समय काम हो रहा है। आपको ध्यान होगा 25,000 के आसपास की पोजीशंस रिटेल ने काफ़ी हद तक काटी थी और उसके बाद वो थोड़ा डिप की वेट कर रहा है। अब डिप नहीं मिल रहा तो उसको ये बात समझ में आ रही, डिप तो मिल नहीं रहा, तो हम क्या 25,000 के इर्द गिर्द जितना खरीद लें उतना अच्छा है। ये जो कल 2% रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ी है, ये यही इंडिकेट करती है। आई रिपीट,
रिटेल की होल्डिंग 40 से बढ़कर 42 हो गई है। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 68% है और डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 41% पे है। इंडेक्स ऑप्शंस का जो आपने नंबर बताया वो मैंने आपको बता दिया। उसकी दो बड़ी वजह हैं, एक तो कल बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा एक्सपायरी का इम्पैक्ट था और थोड़ा कल शॉर्ट भी हुआ है, ऊपरी स्तरों से हल्का सा शॉर्ट हुआ था। वो शॉर्ट काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन उसके बाद ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है। ठीक है, एफआई से डीआई से संकेत क्या है और किस तरह से रीड करना चाहिए, ये विस्तार से हमने समझ लिया। अब निफ्टी पर आते हैं। कल के ब्रेक के बाद आज गिफ्ट निफ्टी डिम्पी फिर से संकेत दे रहा है कि नहीं तो कोई थकान वाला मामला है ही नहीं। 25,350 के ऊपर है निफ्टी, तो जो लॉन्ग की पोजीशन है वो तो निश्चित तौर पर बने रहेंगे। क्या फ्रेश लॉन्ग भी एडिशन करना है यहाँ पर? देखिए, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अगर आपको लेनी चाहिए ना तो डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने कल भी आपको डिप की बात बोली तो टिपिकली मार्केट ने दिया। हमने तो आपको खुल्लम खुल्ला ये बात बताई कि देखिए किसी भी डिप में आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। एक स्टॉप लॉस भी दिया था आपको, वो दिया था हमने 25,000 का। हमने फिर ये भी बोला था कि हम 3 स्टॉप लॉसेज आपके लिए कर देते हैं। पहला स्टॉप लॉस है 25,200 का, दूसरा स्टॉप लॉस हमने दिया था 25,000 का और तीसरा दिया था 24,800 का। अगर आपको याद होगा 24,800 का हमने सीरीज़ बताया था, 25,000 का हमने हफ्ते भर के स्विंग्स बताए थे और 25,200 वेरी इमीडिएट बताया था। तो वेरी इमीडिएट तो टूटा, लेकिन जाते जाते वो भी 25,200 पे ही बंद हुआ। तो आप ये सोचो 3 स्टॉप लॉस की श्रृंखला में, सीरीज़ में पहला स्टॉप लॉस भी मार्केट ने नहीं कल तोड़ा। तो ये बात मेरे पूछने से बजाय आपको खुद से बात क्लियर हो रही होगी कि भाई 3 स्टॉप लॉसेस में से एक भी स्टॉप लॉसेस का कल डैमेज नहीं हुआ और मार्केट ने सिर्फ एडजस्टमेंट करने के बाद 80 पॉइंट क्या होते हैं, 80 पॉइंट तो आपके देखने और समझने में ही निकल जाएंगे कई बार। तो कुछ भी नहीं हुआ एग्जैक्टली मार्केट के अंदर, तो मार्केट का रिदम बाकी है। लेकिन एक चीज़ पे मेरे को अभी भी डाउट है, वो है निफ्टी पे खासकर, कि आप 25,000 को बहुत अच्छे से बचा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद का एग्रेशन मिसिंग है। ये एग्रेशन किसके पास है, ये कौन लेके आएगा? क्या मिड कैप स्मॉल कैप वाले लाएंगे? नहीं, वो नहीं लाएंगे। तो कौन लेके आएगा? ये लेके आएंगे पहले टॉप 50 शेयर्स या टॉप 100 शेयर्स में से कोई एक जमावड़े वाला शेयर, यानी कि जिसका 4-5 शेयर एक साथ चल जाए ताकि वो मार्केट के इंडेक्स को ऊपर कर पाए। और 6 शेयरों में कल आपने देखा डैमेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मेरा फिर से मानना है कि 25,000 तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और 25,000 अब आप 200 भी समझ लो आज के गैप के बाद, तो फिर से 25,200 आपके लिए आ गया। लेकिन 25,500 तक ही ये पुल बैक है, क्योंकि पुल बैक का एग्रेशन या तेज़ी का एग्रेशन बहुत फास्ट नहीं है। ये बहुत फास्ट होता ना तो मैं आपको 25,800 के भी टारगेट दे देता, लेकिन करें क्या, एग्रेशन ही नहीं है। तो इसलिए आप 200-300 पॉइंट बाद ना बाजार थक जाता है, हाँफ लेने लगता है। तो इसलिए आपको इस 200-300 पॉइंट के बाद मार्केट से प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। 25,500 हमारा टारगेट है, 25,000 का हमारा स्टॉप लॉस है। आप किसी भी डिप में बाय करें, जैसे कल आपको डिप मिला बाय करें। कल हमने आपके सामने खोला कि भाई हमको प्लस करना है, हम तो प्लस करेंगे, हम बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। रही बात शॉर्ट करने की, शॉर्ट करना नहीं है। कल अगर आपने खुलते ही शॉर्ट किया तब भी आप ट्रैप हो गए, आज तो आप फिर से ट्रैप हो गए। तो शॉर्ट वॉट अभी करना नहीं है, मार्केट फ्यूरियस बुल रन के अंदर है। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कुल मिला के वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेशन नहीं है जो पहले हम देखते थे। हम आदी हो चुके हैं उसको देखने के, इसलिए आजकल बाजार उतनी स्पीड से नहीं चलता तो हमको बुरा लगता है। बस इतना ही पॉइंट है। ऑप्शंस वाले सावधान रहे, कल प्रीमियम मीटिंग बहुत अच्छे से हुई है, आज हो सकता है फिर से प्रीमियम मीटिंग हो क्योंकि गैप मिल रहा है 100 पॉइंट का। ठीक है, ये निफ्टी की आपकी रणनीति हो गई। निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल हमने देखा कि 51,400 पर जाकर डॉट निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। हालांकि इंट्राडे में 51,200 के एक सपोर्ट को डिफेंड भी किया निफ्टी बैंक ने। आज के लिए डिम्पी क्या रणनीति होनी चाहिए कल की डिप के बाद? कल हो सकता है कि बहुत सारे लोग एंटर भी किए हो निफ्टी बैंक में। हाँ, निफ्टी बैंक में अगर एंटर किया है तो देखिए आज उनको रिवॉर्ड मिलेगा। एक्चुअली में कल ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कल 100 पॉइंट से चूक रह गई। आप 51,400 पे बंद हुए, कल 51,500 के लेवल्स की हम दिन भर वेट करते रहे। आप सीधी सपाट पट्टी लाइन जो देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली प्रीमियम मीटिंग के लिए इस्तेमाल की गई। प्रीमियम ईट्स किए गए। कल पुट की तो जीरो ही कर दिया, 51,500 की कॉल को तो जीरो ही कर दिया और पुट को भी बहुत हद तक डैमेज किया। वो 200 250 की पुट हुआ करती थी, लास्ट में उसको 50 रुपये करके छोड़ दिया। आप ये सोचो कि दोनों से पैसे कमाए गए। एक ही टेबल पे बैठे वाला कॉल भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं कमाया और पुट वाला भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं कमाया। तो फिर कमाया किसने है? अगर तेज़ी और मंदी वालों ने नहीं कमाया तो फिर किसने कमाया? वो कमाया राइटर्स ने।
राइटर्स आपको पता है वही होते हैं जो टिपिकल इंस्टीट्यूशनल्स प्ले होते हैं, क्योंकि इनके पास मार्जिन होता है देने के लिए। आप कोई भी कॉल को राइट करेंगे या पुट को राइट करेंगे, आपको मार्जिन फ्यूचर्स का देना पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि रिटेल उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट कर लेता है और उनके अच्छे प्रीमियम होते हैं। फिर फोर्स भी बहुत होता है उनको तोड़ने का। तो दोनों के प्रीमियम्स कल राइटर्स ने कमाए। रिटेलर्स भी होते हैं राइटर्स, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ वो उनका तादाद कम है, उनकी परसेंटेज काफ़ी हद तक कम है। ये काम इंस्टीट्यूशनल्स का है। ठीक, तो कल उन्होंने क्या किया कि इस रेंज को प्रीमियम ईट करने के चक्कर में कल मार्केट को ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज के साथ बंद किया, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर बंद किया। कल आपका जो इंट्राडे लो बना है ना, वो 51,200 के आसपास बना है और कल आपने बंद किया 51,400 के आसपास। देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट की रिकवरी आई है कल, लेकिन बैंक निफ्टी में कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी इसलिए 51,500 के क्रिटिकल लेवल को नहीं दिखा पाए या बंद नहीं करवा पाए। आज एक गैप के साथ खोलेंगे उसको। अगर मैं 100 पॉइंट को एज इट इज़ मार्केट में उतार दूं, हालांकि मेरे को अभी ये चेक भी करना पड़ेगा कि वो 100 पॉइंट खोलेगा भी नहीं खोलेगा। अगर मान लो 100 पॉइंट खोल देता है एज इट इज़ ही, तो बैंक निफ्टी रेशियो के हिसाब से 300 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए। चलो 300 नहीं भी खुले तो 200 पॉइंट ऊपर खुले, तो इस 200 पॉइंट के अंदर आपका 51,500 फिर आपको आज गैप के साथ मिलेगा और ट्रैपिंग होएगी फिर से जिन्होंने 51,500 को राइटिंग की हुई थी, है ना। तो आज आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है फिर से बैंक निफ्टी पे। और मैं बोलूँगा जिन्होंने कल हमारी बात समझ के, जानकर या फिर डाटा को स्टडी कर कर अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेकर बैंक निफ्टी को प्लस किया, आज उनके रिवॉर्ड का दिन है। कल 200 पॉइंट मिले, आज और पॉइंट्स मिलेंगे उनको। तो आप बुक करना अपने हिसाब से। मैं इसका एक टारगेट और स्टॉप लॉस आपके लिए नोटिस करा देता हूँ। 51,800 हमारा टारगेट है और 51,200 और 51,000 की रेंज, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, ये पूरी तरह से एक स्टॉप लॉस की रेंज है या सपोर्ट की रेंज है, जैसे आप इसको समझना चाहें। तो फिलहाल हमें भी 600-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, जब तक 51,800 को पार करेंगे नहीं, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। इसलिए बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आना और उसके अंदर आप धीरे धीरे ट्रेड करना, शॉर्ट वॉट करना नहीं है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। 8:19 हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का आ गया है वक्त और ज़रा उनसे समझ लेते हैं आप आज हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे ट्रेड लेना चाहिए। पहले तो मैं सोनी पटनायक का आज स्वागत करूंगा और साथ ही हमारे दूसरे मेहमानों का भी। अवनी भट्ट का माफ़ कीजिए, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल से दोनों तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अवनी भट्ट हमारे साथ हैं तो उनसे हम जरा बातचीत करते हैं। अवनी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और आप जैसे टीचर्स ही हैं हमारे, तो मार्केट में हमारे गेस्ट सारे हमारे टीचर्स ही हैं जो हमको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। और मैं तो एक खुले दिल से कह सकता हूँ कि ईटीना स्वदेश के इस मंच से जितने भी गेस्ट हमारे आए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे सीखा कि कैसे पेशेंस रखनी है, कि कैसे शेयर्स को पकड़ना है, कैसे ट्रेल लगाना है, कैसे शेयर्स को छोड़ना है। छोड़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अवनी, आपको टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। अंशुल जैन, आपको भी टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। टिपिकली कैश में ब्रेकआउट्स देखना मैंने आपसे सीखा और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी। तो आप हमारे मार्केट्स के दोनों टीचर हैं। कोई अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अवनी? आज टीचर्स डे पे कोई टीचर आपको याद आते हो, अभी भी याद आते हो, हालांकि स्कूल कॉलेज छोड़े आपको बहुत समय हो गया होगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। हम सारे ही जो है ये स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स ही है, तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। हर एक दिन एक नई चीज सीखने मिलती है। मार्केट्स भी काफी डायनामिक है। और हाँ, तो ये मार्केट्स को छोड़ करके जो मेरे लाइफ में दो टीचर्स हैं जिन्होंने काफी प्रभावित किया है, और अभी मैं जिस मुकाम पे हूँ वो उनकी वजह से हूँ। तो हमेशा किसी भी इंसान के लाइफ में दो पड़ाव आते हैं। एक तो स्कूल और पेरेंट्स के जो साथ में रह करके उसके बाहर जब निकलते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, तो तब वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनसे एक बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। तो उनमें से एक टीचर है जो कि उनका नाम है गीता मोहन। और ये एक्चुअली तो मेरे सब्जेक्ट मैटर के टीचर थे ही नहीं। मैं अपने कॉलेज के साथ साथ में योगा का एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी कर रही थी मुंबई यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। वो एज अ थियोरी पढ़ाने आते थे वहाँ पे। योगा के जो कोर्स थे उसके लिए थियोरी के लेक्चर्स लेने आते थे। और वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई तो उनका जो नजरिया था लाइफ में देखने का, वो उससे मैं काफी प्रभावित हो चुकी थी। और फिर मुझे पता चला कि ये मेरे ही कॉलेज में है।
और फिलोसफी डिपार्टमेंट में ये टीचर थी। तो ऐसा ओके। मतलब मैं अपने लेक्चर छोड़ करके उनके लेक्चर्स अटेंड करती थी तभी। और एक दिन उन्होंने पकड़ लिया मुझे, और कोई मतलब चिल्लाना विल्लाना कुछ नहीं था, बट उन्होंने जस्ट समझा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, और उन्होंने अलाव किया मुझे। हाँ। एंड वहां से धीरे धीरे मेरे जो ग्रेजुएशन के 3 साल है काफी अच्छे से बीत गए, और उनसे जो बॉन्डिंग हुई है, तो लाइफ में क्लैरिटी आज जो है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है, वो उनकी वजह से है। क्लैरिटी है। और इसके बाद में सेकेंड फेज में जब हम कॉलेज, स्कूल कॉलेज सब खत्म होकर के हम जॉब शुरू करना स्टार्ट करते हैं, तो एक पूरी नई दुनिया होती है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। ये अनिल माविन कुर्वे मेरे पहले बॉस थे जेएम फाइनेंशियल में, अब तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उनसे मैंने सीखा है अच्छा। कि मैं एक जो रैश ऑप्शन ट्रेडर होता है, उससे एक डिसिप्लिन्ड साइंटिफिक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर इन्होंने मुझे बनाया है। और इनका एक नहीं, ये बहुत बात अच्छी आपने बात ये है कि बिल्कुल रिटायर ठीक होने के कही मेरे बाद को। भी। और अवनी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक रैश ऑप्शनल ट्रेडर से अच्छा है, ऑप्शन ट्रेडर से अच्छा है कि आप एक डिसिप्लिन ऑप्शन ट्रेडर बने। और ये मैं तस्वीरों में ही देख पा रहा हूँ खैर किस तरह की बॉन्डिंग आपकी है, और आपने कितना सीखा है इनसे, आपकी टीचर योगा टीचर से भी और आपके प्रीवियस बॉस से भी। और ऐसा ही मेरे को लगता है कुछ एक्सपीरियंस अंशुल का भी होगा। अंशुल, आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है? कोई ना कोई तो टीचर होगा ना जिसने आपने आपकी आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी हो गई। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार अवनी जी। देखिए अभिषेक, डिम्पी जी, कुछ रियलाइजेशंस बहुत देर से होती हैं और आज मैंने रियलाइज किया है। जब मैं फोटोज ढूंढ रहा था तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जो दो सबसे बड़े टीचर रहे मेरी लाइफ में, मम्मी और पापा, उनके साथ मेरी बहुत कम फोटो हैं और लगभग ना के बराबर फोटो हैं। तो अब यहाँ से पहला चीज ये है कि अब जब भी हम साथ में रहेंगे तो बहुत सारी फोटोज लेना है। ये रियलाइजेशन मेरे को आज इतनी लेट हुआ है। दूसरा, दो लोग के बारे में कहूंगा। एक पहले आप भी हाँ। जानते हैं, हमारे डायरेक्टर सलील कुमार शाह। मेरा फर्स्ट डे था लक्ष्मी श्री में, मैंने 5 कॉल दिए थे और पांचों स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो क्लाइंट से लेके डीलर सब मतलब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे और मन ही मन मतलब जो बोल सकते थे सब बोल रहे थे। और उन्होंने कंधे पे हाथ रख के पहली बार कहा था कि पहले दिन गिरे हो, लंबा दौड़ोगे। और आज 14 साल हो गए लक्ष्मी श्री में, कुछ नहीं तो कुछ तो हासिल किया है, कुछ सीखने मिला है। उसके बाद जब 2011 में ये घमंड आया कि बहुत कुछ आता है, तब हितेश सेठिया आपके बॉम्बे से थे, वो आए हमारे इधर। जब सेमिनार हुआ था तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से 4-5 सवाल पूछे, सिर्फ ये बताने के लिए कि बेटा अभी तुमको कुछ आता नहीं है, सिर्फ घमंड है तुम्हारे पास। और वहां से जो लर्निंग कर्व चालू हुआ, 16-17 उन्होंने किताबें दी कि इनको पढ़ो और तब सीखोगे। जब पढ़ना चालू किया तो पता चला कि आता चुल्लू भर है और घमंड पूरा है कि हमें सब बाजार का आता है। वहां से जो लर्निंग कर्व चालू हुआ वो आज भी चल रहा है, आज भी सीख रहे हैं। आपसे ही कितना डेटा रीड करना शुरू में एफएनडो का सीखा जबकि हम कैश में रहते थे। और कैश में भी जो आप फोटो देख रहे हैं संदीप टंडन जी की, क्वांट म्यूचुअल फंड के सीआईओ और प्रमोटर हैं, इन्होंने बताया था कि कैश में भी स्टॉक्स देखना चालू करो। वहां पे जो ब्रेकआउट्स आते हैं वहां पे 20-30% की मूव बहुत आराम से आती है। कई बार अभिषेक जी चौंक जाते हैं जब मैं 20-30% का टारगेट देता हूं। जब वो बता रहे थे तब भी मैं ऐसे ही चौंक रहा था। और उन्होंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाए कि देखो क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों हमेशा आउट परफॉर्म करता है। बेस आपने भी देखो, जो एक बेस लाइन का बोली ना, मेरे ब्रेकआउट को तो आज देखो, 3 वॉल्यूम लाइनें देखो। मिल गई है, फिर से लेसन्स मिल गए एक्चुअली में। हाँ, वो लेसन ये है कि भैया आप घमंड नहीं करें, मार्केट के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, आपने जो बात कही कि आप एक इरेशनल ऑप्शन ट्रेडर से अच्छा एक डिसिप्लिन ऑप्शन ट्रेडर बन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपको अपने टीचर्स की बात को मानना ही चाहिए। ये दोनों की आपकी लर्निंग्स हैं, हमारे भी काम आ रही हैं। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किरण सर भी हमारे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। किरण सर, मैं अभी आपके पास आता हूं और आपसे भी कुछ हम जानेंगे आज के ट्रेड वगैरह, लेकिन पहले अवनी से शुरू करते हैं। अवनी, जरा आपके आज के ट्रेड बताइए, आज के आपके ओपनिंग ट्रेड कौन से हैं? सो मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट एक ब्रेकआउट ट्रेड है। अच्छे गुड वॉल्यूम्स के साथ में कल इसमें कारोबार हुआ है, और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हमें नजर आ रहा है। और तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से जो प्राइस प्रोजेक्शन थियरी के हिसाब से 38.2% फिबोनाची प्रोजेक्शन जो है वो होता है 4815 पे, और 50% का होता है 4885 पे। तो इस स्टॉक में हम खरीदारी करेंगे। कल की क्लोजिंग थी अराउंड 4670 पे। इसका पहला टारगेट रहेगा 4815 और दूसरा टारगेट रहेगा 4885।
और इसमें स्टॉप लॉस हमें लगाना है 4570 का। और दूसरा मेरा ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज में। तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के पूरे अगस्त महीने में अच्छा कंसोलिडेशन हमें नजर आया है। एंड उसके बाद में कल एक अच्छी रिकवरी दिखी है जिसमें फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन है। तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया होता है कि फ्यूचर्स में अगर बाइंग हो रही है तो आगे स्टॉक चलने की उम्मीद रहती है। और इसमें टेक्निकली भी RSI पे पॉजिटिव क्रॉसओवर है और कल 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद भी दिया हुआ है। तो इस स्टॉक को हम 1600 से 1605 की रेंज में खरीदारी करेंगे। 1660 और 1710 का इसका टारगेट रहेगा और 1550 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये 2 कॉल्स अवनी की तरफ से, जहां पे भारत फोर्ज में हम एक्शन देख ही रहे हैं, वो उनको पसंद आ रहा है। साथ ही साथ JK सीमेंट, ये काउंटर भी हमारे एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे, और कल जो है डिम्पी के ब्रेकआउट स्टॉक में भी ये शामिल था, तो इस काउंटर पर भी नज़र रखें। और अवनी जो है 1660 के टारगेट्स दे रही है और फिर 1700 से भी ऊपर के दरवाजे खुल जाएंगे। पर किरण सर, अब आपके पास आना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टीचर्स डे के आपको भी ढेर सारी विशेस, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों से ही सीखते रहते हैं और रोज़ एक हमारे लिए भी एक नई लर्निंग कर्व होती है। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी शेयर कीजिए। इस माध्यम के थ्रू आपको अपने टीचर्स को विश करना है तो वो भी कीजिएगा, और साथ ही साथ किरण सर अपनी कॉल्स भी दे दीजिए आज की। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को भी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स डे एक ऐसा दिन है जहाँ पे डेफिनेटली एक इमोशनल डे है, और जैसे जो सबसे बड़े टीचर होते हैं अपनी लाइफ में वो हमारे पहले तो पेरेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी सुबह बोल के आया हूँ हैप्पी टीचर्स डे। दूसरा, एक मेरी लाइफ में जो कोई पिवटल चेंज आया था तो वो तब आया था जब मैंने CA ज्वाइन किया था। मैं एक गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा इवन ग्रेजुएशन तक मैंने गुजराती में किया था। तो कहीं ना कहीं वो डर था कि हम CA कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेरे जो सर है मिस्टर जय छेरा, उसके साथ हम 2 साल पढ़े। उन्होंने काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि जो एक लैंग्वेज बैरियर था, कि लैंग्वेज का जो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी था या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था, उनको काफी अच्छी तरह से दूर किया। और सबसे पॉजिटिव या तो बड़ी बात यह है कि आज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मिस्टर जय छेरा है। काफी फेमस हस्ती है। सो मेरा उनके साथ इंडिविजुअली कोई फोटो नहीं है, लेकिन काफी मेंटरशिप उन्होंने मेरे को दिया है। और आज जब मैं मुंबई से सूरत भी शिफ्ट होने वाला था तो मैंने उनको कंसल्ट किया था, ही सेड लाइक के नो प्रॉब्लम, यू कैन कम बैक टू सूरत। ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मुंबई से ही हो सकता है, आप सूरत में रह के भी आप अपना करियर बना सकते हो। सो उस तरह से काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंट और पिवटल चेंज मेरी लाइफ में सर ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एंड उन्होंने जो भी मुझे गाइडेंस दिया है वो। और मेरी तरह काफी बच्चों को जो हिंदी मीडियम से गुजराती मीडियम से CA करना चाहते थे उनको उन्होंने मोटिवेट किया है। और कहीं ना कहीं जो जय सर है उनको CA फैक्ट्री भी सूरत में बुलाया जाता है, तो ही इज वेरी फेमस फॉर दैट ऑल्सो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मार्केट, और मार्केट भी कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स है, तो टू ऑल अप्स एंड डाउन हैप्पी टीचर्स डे। कमिंग टू द स्टॉक स्पेसिफिक, तो 2 स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। दोनों मैं लार्ज कैप की ओर से दूंगा, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज तो कंसोलिडेशन फेज में, और इस टाइम में हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक जो ऑलरेडी हमें सेक्टर पसंद आ रहा है वो FMCG है। तो FMCG के अंदर डाबर इंडिया, डाबर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। HUL में हमने ट्यूसडे के दिन बात की थी, काफी अच्छा मूव आ चुका है, तो वो एक अपडेट भी है। सो डाबर इंडिया एट करंट मार्केट प्राइस 1 कैन गो लॉन्ग, और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर या डेली चार्ट्स के ऊपर आप क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकोगे। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो 650 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 670 का हमारा टारगेट रहेगा। 640 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है डाबर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कॉल रहेगा वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक कंसोलिडेटेड हो रहा है 20 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे एक बार के लिए हम लॉन्ग जा सकते हैं। 1640 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में 1660 1670 तक के टारगेट हम देख सकते हैं, एंड 1630 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सो डाबर एंड HDFC बैंक दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, डाबर हो गया कंजम्पशन स्पेस से, और बैंकिंग में HDFC बैंक, क्योंकि 1600 रुपए के सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से बचाया HDFC बैंक ने, और ये जो भी हाल फिलहाल थोड़ी मोड़ी गिरावट आई उसमें HDFC बैंक का कोई योगदान नहीं रहा। आप देखिए कल भी ये 0.25% ऊपर शेयर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक कमजोर था। 1660 का टारगेट होगा और 1630 रुपए का आपके लिए स्टॉप लॉस, और दूसरा शेयर होगा आपके लिए डाबर का किरण की तरफ से, उसके लिए टारगेट होगा आपके लिए 670 रुपए का। अंशुल जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? अभिषेक जी 2 काउंटर्स रहेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है निफ्टी में ऐसे तेजी रहेगी।
तो बुलिश ब्रेकआउट आया है ग्रासिम में, लगभग 7 दिन कंसोलिडेट किया है फ्लैग पैटर्न में और कल के सेशन में ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक को बाई करना चाहिए 2755 में। 2715 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2825 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट आया है एफएमसीजी काउंटर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़े बेस से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 29 दिन का बेस ऑन बेस पैटर्न बना है, जहां से फाइनली कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। 2840 रुपए पे खरीदना चाहिए। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2900 रुपए का टारगेट रहेगा। प्रोबेबली 2 से 3 सेशन लगेंगे दोनों टारगेट्स अचीव होने में, बट दोनों काउंटर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ है। ठीक है, ग्रासिम इसमें भी मोमेंटम है और टारगेट आपके लिए बनेगा 2825 रुपए का। और एचयूएल पर तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, इसके लिए टारगेट होगा 2900 रुपए का। कल अच्छी क्लोजिंग देखी है, शेयर गया है और स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 2800 रुपए का। तो सभी के सभी जो शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आए, चाहे वो अवनी जी की तरफ से, अंशु जी की तरफ से या फिर किरण जी की तरफ से, 6 के 6 बाय कॉल आपके लिए बाजार में है। अब जरा खबरों का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं स्टॉक्स न्यूज लेकर। शरद बताइए आज कहां पर फोकस है? शरद जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है रेमंड फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनके लाइफस्टाइल बिजनेस की जो है आज लिस्टिंग होने वाली है। बेस प्राइस लगभग 1250 रुपए का है और एनालिस्ट वैल्यू इस धंधे को कर रहे हैं लगभग 2150 रुपए में। और इसके अलावा कंपनी हाल ही में ये जो है एनालिस्ट मीट किया था, उन्होंने कहा कि 3 से 5 साल में 12 से 15% का आय का ग्रोथ हासिल हो सकता है। एबिटा टारगेट 2000 करोड़ रुपए रहेगा FY28 तक। और रिटेल एक्सपेंशन की बात करूँ मैं तो 650 स्टोर्स तक वो बढ़ा सकते हैं अगले 3 साल में। दूसरा स्टॉक रहेगा ब्रिटानिया। यहाँ पे ईटी की रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है किशले फूड्स में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है स्नैक मैन्युफैक्चरर है और इस डील का वैल्यू लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए हो सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा सोना BLW प्रेसिजन। यहाँ पे कंपनी 2400 करोड़ रेज करेगी QIP इशू के ज़रिए और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 699 रुपीज़ का, यानी कि 3% डिस्काउंट का। कंपनी को एक और PLI सर्टिफिकेट भी मिल गई है हब व्हील मोटर को लेके, जो 3 व्हीलर EV सेगमेंट में लगेगा। अगर बात करें तो ऑफकोर्स OMCs, रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो भी आज फोकस में रहेंगे। सिंगापुर के GRMs जो होते ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वो थोड़े नेगेटिव पे चले गए हैं और पहली बार गए अक्टूबर 2022 के बाद। अब ये याद रखिए, लेकिन क्रूड प्राइसेस ऑलरेडी नीचे हैं तो इनके मार्केटिंग मार्जिन्स अभी भी बरकरार है, तो नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको फोकस में रखते हैं। बोर्ड जो है कंसिडर करने वाली है बोनस इशू 1:1 आज रहेगा बोर्ड मीटिंग। और इसके अलावा इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से भी 10 गीगावाट कैपेसिटी का PLI ACC स्कीम मिला है। बात करें वेट लिस्ट में तो कुछ आर्म्स है, अमारा राजा, वारी, JSW, TVS ग्रुप, जहां पे अभी भी वेट लिस्ट में है इस स्कीम में। वेदांता की बात करें तो लॉन्ग टर्म रेटिंग्स यहां पे अपग्रेड आ गई है इकरा से और ओवरऑल शॉर्ट टर्म रेटिंग्स में भी रीअफर्मेंट देखने मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा हमारा आखिरी स्टॉक 210 करोड़ रुपए का सेटलमेंट डिस्प्यूट जो उन्होंने सॉर्ट किया है US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, अगले 5 साल में ये पेमेंट होने वाली है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम खबरें हैं जिनके चलते आज शेयरों में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आखिर में जो शरद ने जो खबर बताई वेदांता वाली, उस पर जरा फोकस करते हैं क्योंकि रेटिंग का अपग्रेड आया है इसमें इकरा की तरफ से और हाल फिलहाल जो डिविडेंड वाली खबर थी उसके चलते भी वेदांता का शेयर फोकस में था। कल हमने देखा कि 1% के आसपास की नरमी रही, लेकिन लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ी बहुत रिकवरी की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी वेदांता ने। 460 रुपए के आसपास का भाव है। अवनी जी, कोई ट्रेड बनता है वेदांता में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो वेदांता में जो एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 20 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनता है 453 पे। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा। इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर इसका टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं है, अराउंड 475 तक का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 453 का स्टॉप लॉस और 475 का टारगेट। 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस यानी कि 453 रुपए का और 15-16 रुपए ऊपर का टारगेट 475 रुपए का टारगेट होगा वेदांता के लिए। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसी अभी खबरें हैं जिन पर अपने एक्सपर्ट्स के हम ओपिनियन लेंगे और आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि मौके आपके लिए कहां कहां बन सकते हैं। लेकिन एक काम कर लेते हैं, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग, और ये रिपोर्ट्स रोज वरुण आपके लिए लेकर आते हैं, हमारे सहयोगी। वरुण बताइए, गुड मॉर्निंग, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कहां पर एक्शन दिख सकता है आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो शुरुआत करता हूँ जोमेटो के साथ, क्योंकि रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और इन्होंने ओवरवेट का कॉल दिया, लेकिन प्राइस टारगेट 208 से बढ़ा के अब 340 का किया। इंटरेस्टिंग मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जेपी मॉर्गन भी उस क्लब में शामिल हो चुका है जिन्होंने 300 के ऊपर जोमेटो के टारगेट्स दिए। इसके पहले आपने देखा था CLSA है, जेफरीज है, इन सब ने टारगेट्स दिए थे और अब जेपी मॉर्गन भी उस क्लब में शामिल हो चुका है। वैसे तो देखिए, क्विक कॉमर्स में अच्छी ग्रोथ है, ये हम सब जानते ही हैं, लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने जो टिकटिंग कारोबार का अधिग्रहण किया पेटीएम से, उसके चलते इस कंपनी का जो ओवरऑल गोइंग आउट कारोबार है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डाइनिंग भी है। तो अब डाइनिंग के साथ आपको टिकटिंग बिजनेस मिल रहा है और इसके लिए इन्होंने अपने जो फोरकास्ट है फॉर 25 से 27 तक के, उसमें करीब 15 से 41% के आसपास की बढ़ोतरी की है और इसी के चलते अपने प्राइस टारगेट 208 से बढ़ा के इन्होंने 340 के किए हैं। गोल्डमैन की रिपोर्ट है NBFCs पे, चोला फाइनेंस कवरेज की शुरुआत की है 1786 के प्राइस टारगेट के साथ। यहाँ इनका कहना है कि ये कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छी है और कमर्शियल रिटेल के अपसाइकल में ये कंपनी जो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रही है और इसके चलते कंपनी के ROAs में सुधार होगा, लोन ग्रोथ अच्छी होगी और इनका कहना है कि FY 24 से 27 तक EPS कैगर ग्रोथ यानी कि CAGR ग्रोथ जो है 33% की रहेगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी यहाँ पे गोल्डमैन ने कवरेज की शुरुआत की है 831 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि कंपनी अपने नए इनिंग्स की शुरुआत करने जा रही है और अब जो डी रेटिंग है वहाँ से कंपनी की री रेटिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। EPS ग्रोथ FY 24 से 27 तक 27% के आसपास रह सकती है। डिपॉजिट प्रोफाइल, एसेट क्वालिटी इस बैंक की अच्छी है और आगे भी सुधरेगी और दोनों ही कंपनियों पे यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और चोला फाइनेंस पे करीब 20 से 21% के अपसाइड जो है गोल्डमैन देख रहा है। उनो मिंडा पे कोटक की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है, ऐड से सेल का कॉल, प्राइस टारगेट 1000 से काट के 970 का किया है। खासकर ये कह रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो स्लो डाउन है उसके चलते इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो धीमी रह सकती है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल है। और आखिरी में एग्री कंपनियों पे HSBC की रिपोर्ट आई है जहाँ पे इनका कहना है कि खासकर मॉनसून अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहा है और फंडामेंटल्स थोड़े बहुत सुधर रहे हैं इन कंपनियों के, ये कह रहे हैं। हालांकि मॉडरेट रहने वाले हैं Q2 में भी। UPL पे खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट जो है 635 से बढ़ा के 680। PI इंडस्ट्रीज खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट जो है 4800 से बढ़ा के 5000 का किया है और रैलीज पे रेड्यूस की रेटिंग अभी भी है 251 के प्राइस टारगेट के साथ। तो कुछ रिपोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आज मैं JP मॉर्गन के जोमेटो वाली एक रिपोर्ट देख रहा हूँ, 208 से सीधा 340 से टारगेट प्राइस और मेंटेन ओवरवेट भी है इस पर। तो आप देखोगे 340 का और ये शेयर अभी 240 चल रहा है, तो 100 रुपये की गुंजाइश ये बनती है। एक रिपोर्ट मैं आपको और दिखाता हूँ जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कि ये भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स में से एक है। खैर AU बैंक तो आपको हम नोटिस करवा ही रहे हैं, आज रिपोर्ट आ गई तो हमको थोड़ा और अच्छा लग रहा है। इस पे भी एक रिपोर्ट है जिसमें 831 रुपये का टारगेट है, इनिशिएट किया गया है, ये अभी इनिशिएट हुआ है गोल्डमैन सैक की तरफ से और अभी 650 का है ये और अभी 850 तक ये जा सकता है शेयर। इन दोनों रिपोर्ट्स को पकड़ के एक बार जरा गेस्ट से आइडिया लेते हैं। मयूरेश जोशी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं अब। मयूरेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर पहले जोमेटो पे ही लेते हैं आपसे कॉल। 340 का टारगेट है, JP मॉर्गन कह रहा है कि ओवरवेट है। एक क्वेश्चन ये उठता है सर, इतना चलने के बाद क्या किसी इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, वो पीछे का हिस्सा देखे कितना चल चुका है या फिर आगे की ग्रोथ देखे कितनी और आनी बाकी है? कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, मुश्किल होता है फैसला लेना। बिल्कुल, you're absolutely right. Morning Nifty, morning to everyone on the panel as well. और सबसे पहले तो शिक्षक दिन की आप सब बड़ी शुभकामनाएं। I think ET Now Swadesh is doing a fabulous job. Retail investors, traders सबको I think अच्छी तरह से बाजार के nuances समझाने के लिए। Having said that, Zomato को लेके I think obviously I think declines would be a better strategy. दो तीन चीजें, एक I think the whole market is now aware कि Blinkit और Hyperpure एक बहुत सॉलिड रिकवरी ट्रैक पे है और ब्लिंकिट ने तो आई थिंक एक एबिट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया है। जैसे इसमें और सुधार होते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर जैसे मैनेजमेंट कह रही है और ये बहुत साफ तरीके से दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू
volumes of orders carried across, जो नए नए शहरों से आई थिंक यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ पे इनका प्रेजेंस और एक मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है, और इसकी वजह से आई थिंक दोनों ब्लिंकिट और हाइपर प्योर बिजनेस जैसे रिकवरी पाथ पे आएंगे, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, एक्स ईसॉप ऑब्वियसली आई थिंक पहले एडजस्टेड EBITDA का बहुत बड़ा एक बबाड़ हुआ था, आई थिंक दैट probably will be taken care of to a large extent, but the market is factoring that into a large extent. इसलिए I think करने की होगी कि जो कॉम्पिटिटर्स भी है डिम्पी आई थिंक आर गेटिंग गुड वैल्यूएशंस। आपने अभी फिलहाल पढ़ा होगा कि सिम्टो को, जो इनका अनलिस्टेड पेयर है, इट्स गॉट अ वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट $5 billion। मुझे कितने क्वेरीज आते हैं क्लाइंट से कि स्विगी के अनलिस्टेड शेयर्स मिल सकते हैं क्या, तो मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम इज डेफिनेटली देयर इन दिस सेक्टर। क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज हियर टू स्टे, और इसलिए मुझे लगता है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, अगर गिरावट मिले तो एंट्री लेनी चाहिए, तो बैटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, डन। तो गिरावट पे कोई भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं। 340 तक का टारगेट है। एक चीज़, जब हम अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे से कई बार मेरी बातचीत हुई है इसी शेयर्स को लेकर, तो जोमेटो के बारे में एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली हुई है और मैंने उसको पक्का किया हुआ है कि जोमेटो ने जितना कैश बर्न करके यहाँ तक पहुँचा है ना, वो कोई और कंपनी अब कैश बर्न करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जल्दी जल्दी तो नहीं पहुँच पाएगी जब तक कोई बड़ा जाइंट उसको सपोर्ट ना करे। मान लो कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप खड़ा होकर बोले कि हम जोमेटो के बराबरी करना चाहते हैं कैश बंद करके, उसको सालों लग जाएंगे, उतनी शायद कैपेसिटी भी ना हो। तो जोमेटो जिस जगह पर आके खड़ा हो गया है ना, उस जगह पर आके इसका कोई कंपटीशन अब तो दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो इसलिए रिपोर्ट्स चाहे आगे आए चाहे थोड़ा लेट भी आए, अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। 140% चलने के बाद अभी पता लग रहा है कि नहीं अब तो और भी जाएगा। JP मॉर्गन कह रहा है अभी तो और भी चलेगा ये। तो ये कॉन्फिडेंस रेस तो कर सकते हैं, बट हाँ, आप एज एन इन्वेस्टर रहो तो आपका इन्वेस्टर होने का ये है कि आपको वैल्यू हंटिंग करनी है। छोटा मोटा कभी भी अच्छा डिप मिल जाए आप प्लस करना, शेयर को होल्ड करना, इन्वेस्टिंग स्टॉक है ये। ठीक है, आगे बढ़े। कल ऑयल मार्केटिंग से, या फिर मैं बोलूँगा ऑयल से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर्स चल रहे थे जो कि बेनिफिशियरी टू ऑयल हैं, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट वाली कंपनीज, सब कुछ ठीक चल रहा था। बर्जर और एशियन पेंट की भी कल क्लोजिंग अच्छी हुई है। एक बार अवनी भट्ट आप चेक करेंगे आज भी चलेंगे बर्जर और एशियन पेंट, क्योंकि कल की क्लोजिंग अच्छी है। इंटरेस्ट एडिशन भी हमें नजर आ रहा है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी और थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट होता भी है फिर भी 490 का एक अच्छा 590 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है ऊपर के तरफ 630 रुपए तक। तो जिन्होंने मिस कर दिया है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, उनके लिए भी ये राय रहेगी कि अगर 590 तक रिट्रेस होता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक और शेयर है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और शेयर्स भी हैं जो ज़रा नोटिस करवा लेता हूँ मैं आपके सामने, और आप ज़रा उसको भी देखिएगा। मैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से ले रहा हूँ। कल फार्मास्यूटिकल्स की भी अच्छी क्लोजिंग मिल रही थी। ल्यूपिन उसमें से एक था, ग्रैंडस उसमें से एक था, बायोकॉन उसमें से एक था। ज़रा तीनों शेयर स्क्रीन पर दिखाना। बायोकॉन की क्लोजिंग पकड़ते हैं हम, जो मैंने शेयर्स बोले सिर्फ वही दिखाना। हाँ, ल्यूपिन दिखाओ, ग्रैंडस इंडिया दिखाओ और एक बायोकॉन दिखाओ, सिर्फ ये तीन ही शेयर्स दिखाओ अभी। तो बायोकॉन कल 5% ऊपर जाके डेज हाई पे करीब करीब बंद हुआ है। किरण सर, ये और चलेगा क्या बायोकॉन, या फिर ये करें कि फ्यूचर से निकल के ऑप्शंस पकड़ लें? अब तो ट्रेल ही तो करना है, अब हम फ्यूचर्स छोड़ देते हैं, ऑप्शंस पकड़ लेते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए किरण सर, सॉरी अनम्यूट कीजिए एक बार। जी। सो बायोकॉन की अगर हम बात करें तो डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑलरेडी हमने हमारे कस्टमर या तो क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, प्लस हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। अब ओवरऑल अगर बायोकॉन की बात करें तो ये थोड़ा लो बीटा काउंटर है, तो ऑप्शंस के अंदर मैं थोड़ा नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज लो बीटा है तो प्रीमियम अगर हमने बाई कर लिया और मूवमेंट नहीं आया तो पूरा प्रीमियम लॉस हो सकता है। सो इट इज बेटर कि आप इक्विटी या तो फ्यूचर से लॉन्ग कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उनको भी कैरी कर सकते हो, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो भी कर सकते हो। रीजन भी हम देख रहे हैं कि जुलाई महीने से अब तक काउंटर ऊपर में 775 780 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस था, और नीचे में अगर आप देखोगे तो 330 का एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट भी था। कहीं ना कहीं ये 40 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। अब कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है तो एज पर दैट यहाँ से 40 रुपए की चलने की गुंजाइश है, जहां पे 410 420 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड
रेशियो फेवरेबल है करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी डिप आता है 370 तक का तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 360 का मेंटेन करना है, और ऊपर में जैसे हमने डिस्कस किया 410 420 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी डिप में आप इसको प्लस करें 420 तक के टारगेट्स के लिए अभी भी खुला हुआ है बायकॉन, इसलिए मैं बायकॉन के साथ हटूंगा तो नहीं, बट हाँ बायकॉन को इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मेरी कंफर्ट जोन में आ जाए तो मैं फिर प्लस करूंगा, या तो डिप मिल जाए 5, 10, 20 रुपये तक का, नहीं तो फिर मेरे को ऑप्शन से अगर चेक करनी हो तो इलिक्विड है, तो सर ने वो तो आपको मना कर दिया। एक बार आप भी नोटिस करवा लेना अपने वित्तीय सलाहकार से अगर वो आपको कुछ इसके बारे में राय दे पाएँ। फोकस में रहेगा और बाजार को थोड़ा हो सकता है कि दिशा भी दे, वो है रिलायंस का 3,000 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन बोनस इशू का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन हमने शेयर में एक तेज उछाल देखा, हालांकि ऊपरी कल हमने देखा कि 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा तेजी रही है। आज 1:1 के बोनस इशू पर बोर्ड विचार करेगा। इसका ऐलान हालांकि पहले हो चुका है, खबर कहीं न कहीं डिस्काउंटेड है। फिर भी जरा भाव चेक करा लेते हैं अवनी जी से। अवनी जी, रिलायंस इस लेवल पर क्या करें, कोई तेजी का सौदा लेना चाहिए इसमें? जी अभिषेक जी, ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, कल हमने रिलायंस में तेजी का सौदा लिया है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए, मतलब एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी की है जिसमें फ्यूचर बाय किया है और साथ ही ऊपर का 3060 का कॉल भी बेचा हुआ है। सो व्यू तेजी का है, लेकिन ये शायद एक तरफा न चले, इसलिए जो ऑप्शन जो बेची है तो वो टाइम वैल्यू के हिसाब से भी उससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है नीचे तो ऑप्शंस के जरिए वो M2M रिस्क मैनेज करने के लिए भी काफी बेहतर रहेगा। बट व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, 3120 तक चलेगा ये स्टॉक, और नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2980 का। ठीक है, 3120 तक चलेगा, 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि करीब करीब यहां से 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप रिलायंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब GIC आज इसका OFS जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, 2017 में इसको लिस्ट किया गया था, और हालांकि जो रेस्पॉन्स रहा है संस्थागत निवेशकों से, यानी कि नॉन रिटेल के लिए, वो कुछ खास नहीं रहा है। मतलब जितने ऑफर किए गए थे शेयर, उसके आधे से भी कम के लिए बोलियां आई हैं। आप देखिए, करीब 12 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे, 5.8 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां आई हैं उनकी तरफ से। कल हमने देखा शेयर करीब 6% गिरा, क्योंकि 6% के आसपास के डिस्काउंट पर ही इसका फ्लोर प्राइस था GIC का। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कमजोर रिस्पॉन्स, मतलब सरकार जो उम्मीद करके चल रही थी उससे तो काफी कम, और अब हार्डली 3.5-4% के आसपास ही ये स्टेक इस OFS में ऑफलोड कर पाएंगे। ये OFS के जरिए आप इसमें आवेदन करने की सलाह देंगे क्या GIC में? मॉर्निंग अभिषेक। नहीं, मुझे लगता है, आई थिंक जो रीइंश्योरेंस मार्केट है, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट कैन प्रोबेबली कम थ्रू, और ये शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक जो पेनिट्रेशन है मार्केट का, इसमें अभी भी समय लग सकता है, बट स्कोप बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नंबर्स में एक जो कंसिस्टेंसी हम देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी चीज, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द रीइंश्योरेंस रेट्स इटसेल्फ, आई थिंक काफी अभी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, और क्योंकि नए प्लेयर्स, स्पेसिफिकली प्राइवेट प्लेयर्स, अभी आने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगता है, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, और जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप लगती है, बनाने में काफी समय लगता है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टेड प्लेयर्स ही रहेंगे ये पूरे स्पेस में, जिसके वजह से आई थिंक कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की मैं चांसेस देखता नहीं हूँ। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड प्राइस एक्शन, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन अलॉन्ग विद द मार्केट अच्छा खासा GIC में भी देखा गया है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक में अगर गिरावट आए तो आई थिंक एक बेहतर रणनीति होगी। आई थिंक दैट्स अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो गिवन फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, GIC को लेकर ये व्यू। इंडिगो को लेकर जेफरीज की रिपोर्ट है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये टारगेट जो जेफरीज ने पहले दिए थे, टारगेट तो मुझे वही दिख रहे हैं, 5,225 रुपए के। हालांकि जेफरीज ने ये कहा है कि कच्चे तेल में गिरावट से कंपनी को फायदा होगा। इंटरग्लोब एविएशन आप शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर, और प्रमोटर थोड़े कंपनी में हिस्सेदारी घटा भी रही है, खबर पहले आ भी चुकी है। इंटरग्लोब एविएशन 4,800 रुपए का भाव। हालांकि निश्चित तौर पर क्रूड जिस तरह से कमजोर हुआ है, उम्मीद करके चलेंगे कि ATF के दाम भी ये जितने भी तेल कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वो घटाएंगी। क्या व्यू है इस पर आपका अंशुल जी, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर?
देखिए अभिषेक जी, इसमें एक फ्लैगिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। 62 डेज का बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद 5 दिन का यहाँ पे फ्लैग बना है और 2 इनसाइड बार भी है। स्टॉक में ब्रेकआउट बनता है 4870 के ऊपर तो काफी अच्छा अपमूव बनेगा 5050 तक। और क्रूड जिस हिसाब से नीचे आया है, इनका इनपुट कॉस्ट घटेगा, वो भी एक पॉजिटिव टेलविंड है। तो स्टॉक में काफी अच्छी तेजी लग रही है। 4870 निकलता है तो बाई करना चाहिए। 5050 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 5050 का ये इमीडिएट टारगेट है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन को लेकर। चलिए, ये सारे के सारे शेयर तो हो गए, लेकिन कुछ ऐसे शेयर भी हैं जहां पर कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके चार्ट्स ऐसे हैं कि संकेत दे रहे हैं वो ब्रेकआउट के। रोज ऐसे शेयर आपके लिए चुन चुन कर लेकर आ रहे हैं डिम्पी, जहां पर आप कमाई भी कर रहे हैं। डिम्पी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। डिम्पी बताइए, आज कहां पर फोकस होगा, बताइए क्या है ब्रेकआउट शेयर? देख लिए इसी कड़ी के अंदर हमने आपको कई बेहतरीन शेयर्स बताए हैं और काफ़ी अच्छे से चले भी हैं, और बाद में आपने एक्सपर्ट्स की भी कॉल या फिर रिपोर्ट्स भी हम पे आती हुई देखी होंगी। इसी कड़ी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ बहुत साफ़ है कि हम इसके अंदर एक तो बड़े शेयर थोड़े पोजिशनली आप उसको रखें, वैसे शेयर्स आपके सामने रखते हैं और सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं। फ्यूचर्स के शेयर हों तो उसका डेरिवेटिव डाटा जोड़ते हैं, चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिखाते हैं, आपके सामने एक्सपर्ट से ट्रेड लेते हैं अगर कुछ बनता है तो, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने वित्तीय सलाहकारों से आप पूछ के ही काम करें। आज का जो शेयर है वो है इंडिया मार्ट का। ये भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ के स्टार्ट में कई बार आपको अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं। अभी सीरीज़ शुरू हुई है सितंबर की, थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडाइसिस रेंज में हैं, इसलिए इंडिया मार्ट पे आप एक चाहें तो एक बार निवेश देख सकते हैं। इंडिया मार्ट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं वीकली और डेली दोनों आपको दिखाऊंगा, आप एक बार ज़रा देख लीजिएगा, आप इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। ये इस समय वीकली चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर बेस इसका एक बन चुका है वापस से, और टिपिकली आप देख भी रहे होंगे मैं पिछले 3-4 दिन से अच्छे बेस वाले शेयर आपको नोटिस करा रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो बेस जिनका अच्छा बना होता है ना, उसमें रिवॉर्ड एक ना एक बार आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है मेरे पास खोने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। वो आज पाएँ या 4 दिन बाद पाएँ, ये फ़र्क हो सकता है बस, लेकिन बेस ये श्योर कर देता है कि शेयर जल्दी जल्दी नहीं नीचे जाएंगे। अब जो मैं आपको ये वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ ना, आप इसको मई से समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से इसकी 200 दिनों की एवरेज कैलकुलेट होना शुरू हुई है, और ये शेयर जल्दी जल्दी अभी नीचे नहीं जाएगा। 2500 के शेयर बंद है 3000 के आसपास का ये, तो 500 रुपये आपका हो गया टोटल ऊपर नीचे की लिमिट। तो आप 100-200 रुपये अगर नीचे पकड़ते हैं तो आपके लिए जाने के लिए कितना होगा, सिर्फ 200 से 250 रुपये। और ये पूरा मार्केट, ये पूरा एरिया खुला हुआ है जिसमें शेयर अगर वापस अपने हाई को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच गया ना, मैं सिर्फ मार्क करा देता हूं आपको लेवल्स के लिए। ये देखिएगा, ये एक इसका लेवल है जिसपे हाई पहुंचना है इसको, और एक इसका ये दूसरा लेवल है जिसपे ये वापस जा सकता है। मैं आपके लिए मार्क कर, एक तो शेयर हो गया आपका 3200 समथिंग का, और दूसरा फिर 3800 का बनता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि ये जो डॉट डॉट वाली लाइन में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये टूट जाएगी। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे से फिर वॉल्यूम अच्छा है, चार्ट का एक पैराबोलिक मूव अभी स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ स्टार्टिंग के जोन में इसको हम पकड़ रहे हैं, और मेरे को लग रहा है ये 3200-3250 जैसे ब्रेक कर देगा 3200-3300 वाली रेंज, उसके बाद 4800 तक का रास्ता खुलेगा। कहाँ पे 3300 और कहाँ पे 4800, तो एक बड़ा मूव है। रिस्क कितना है, 200-250 पॉइंट का, क्योंकि अगर आप डिप में खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शेयर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, टिकट साइज़ बड़ा है, 3-3.5 हज़ार का शेयर है, वॉल्यूम वगैरह क्योंकि टिकट साइज़ बड़ा है तो इससे थोड़ा कम होता है। कल का डेरिवेटिव डाटा देखने के बाद इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है, 7% का ओवाई एडिशन हुआ है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चेक किया कि ऑप्शंस का ट्रेड भी इसके अंदर दिखता है। तो एक बार हम जरा मेहमानों से एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, अवनी भट्ट से चेक करवाते हैं कि इस समय क्या किया जाए इस शेयर के अंदर। अवनी, एक बार आपका जरा टेक चाहिए इस पे। जी बिल्कुल डिम्पी जी, जैसे आपने बताया वीकली चार्ट्स पे एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, और ये 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के अच्छे से कंसोलिडेट करके अब चार्ट में वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। एंड हाँ, 7.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल हमें दिखा है, तो ये इसमें बने रहना चाहिए पोजीशंस में। जिनको खरीदारी करनी है वो इस लेवल पे भी कर सकते हैं,
लेकिन थोड़ी सी जगह रखना कि अगर शायद थोड़ा नॉर्मल डेली ट्रेडिंग में थोड़ा रिट्रेस कर जाए तो 2850 तक अगर आता है तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिस नहीं करना है स्टॉक को। ऊपर 3300 का पहला टारगेट रहेगा, वो टारगेट नहीं कहूंगी, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, और वो एक बार पार हो जाता है तो ऊपर 3900 तक की जगह खुल जाती है। ठीक है, करीब करीब 4000 तक के लिए टारगेट बनेगा। आप चाहें तो 2800 के आसपास थोड़ा बहुत खरीदना है तो खरीद लें। स्टॉप लॉस टारगेट मैम ने आपको दे दिया और टिपिकली बाइंग ऑन डिप्स का ही सौदा बनता है। जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट पे नोटिस करवाया हुआ है, आप ये देख रहे होंगे, यही पॉइंट्स है मेरा। बस छोटा सा डिप वगैरह आपको मिल जाए ना तो आप इसके लीजिएगा। 2850 का आपका स्टॉप लॉस है, 3300, और फिर उसके बाद में बड़े टारगेट मिलेंगे। ये जो 3300 वाली मैं लाइन आपको नोटिस करवा रहा था, फर्स्ट लाइन है, जैसे ब्रेक होगी फिर आप सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको दूसरा टारगेट मैम ने आपको दिया है। तो इंडिया मार्ट हमारी तरफ से एक और शेयर है जिस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चलवा देता हूँ। ये हमने शेयर सिर्फ डाटा के बेसिस पे एनालिसिस किया, चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया। आप कोई भी ट्रेड लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपके लिए नोटिस करवाया हुआ है और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपके सामने दे दिया। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, चलिए, तो आज का ब्रेकआउट स्टॉक हमने समझा, पर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं जहां पे बेहतरीन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। और किरण, आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे चोला फाइनेंस पे, क्योंकि यहां पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कवरेज की शुरुआत की है और 1786 के टारगेट्स दे रहे हैं। किरण, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे, और क्या आज इंट्राडे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है या फिर पोजिशनली कोई नज़रिया बनाना है तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने होंगे? मेरे हिसाब से पोजिशनली नजरिया बनाना चाहिए। चोलामंडलम फाइनेंस की अगर आप बात करें तो काउंटर में जून महीने से लेके अब तक एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। 1640 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था। हमने देखा कि पिछली बार 1640 ब्रेक किया, ऊपर में 1730 तक गया, वापस 1640 के नीचे आया, 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वहां से वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में कल हमने देखा एक वॉल्यूम के साथ 1730 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा एक बुलिश नजरिया रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। 1730 से 1700 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 1700 के 1630 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर में कहीं ना कहीं आप 1900 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो काफी एक अच्छा ब्रेकआउट है। 1630 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स चोलामंडलम फाइनेंस में हम कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1900। ठीक है, बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कर सकते हैं। 1900 तक के टारगेट्स जो हैं वो आते हुए दिख सकते हैं, तो इस काउंटर पर नज़र रखिए। पर पोजिशनली जो है यहाँ पर आपको व्यू बनाना चाहिए। पर किरण, एक बार यूपीएल पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि आप कई समय से इस काउंटर को ट्रैक भी कर रहे थे और आपकी क्लाइंट कॉल्स में भी शामिल था। अच्छा प्रदर्शन इसने ऑलरेडी किया है। 600 के ऊपर जो है ये ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है। कैसे देख रहे हैं आप यूपीएल को, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दिस। ओवरऑल अगर यूपीएल की बात करें तो हम काफी लंबे समय से यूपीएल रिकमेंड करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक साल के टाइम फ्रेम में, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे तो डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न और या तो एक जो बड़ा डीप डाउन था उसके बाद का एक हम देख रहे हैं कि अपसाइड यहाँ खुली है। ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर वापस आए तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। एक फ्रेश रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ सकता है अगर स्टॉक 620 के ऊपर सस्टेन होता है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी अगर किसी को करनी है तो बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस से भी कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमने लास्ट टाइम 560 का कहा था वो अभी ट्रेल करके हमें 580 तक ले आना है। तो 580 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप पे आप बाय कीजिए। इमीडिएट लेवल पे 630 और जैसे ही 630 क्रॉस हुआ तो ऊपर में 670 तक के भी टारगेट आपको यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 580 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है छोटा है, टारगेट्स काफ़ी एग्रेसिव है। 580 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं किरण, और जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे वहाँ पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 635 से बढ़ाकर अब 680 के टारगेट्स दे रहे हैं। आप देखिए ये स्टॉक ने काफ़ी समय लिया था 400 से 500 की रेंज में। लगातार बुरी खबरों का दौर जारी था। पूरे सेक्टर में एक स्लो डाउन आ गया था, साथ ही नंबर्स भी अच्छे नहीं थे, और उसके बाद जब टर्न अराउंड होते हुए हम देख रहे हैं, सेक्टर टेलविंड है, कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। आप देखिए यूपीएल भी अब 600 के ऊपर सस्टेन तो कर ही रहा है और इसमें बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं।
अब और कुछ काउंटर्स पे बात करें तो आज ऊनो मिंडा भी फोकस में है, क्योंकि यहाँ पे कोटक का डाउनग्रेड आया है। आमतौर पे जब कोटक के कुछ डाउनग्रेड्स आते हैं तो उनका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने टारगेट प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं की है, पहले 1000 रुपये का लक्ष्य था, अब 670 का कर दिया है। पर ऊनो मिंडा की बात करें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ये देखना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल या गाड़ियों की बिक्री जो है जारी है। हालांकि वहाँ पे धीमापन ज़रूर आते हुए दिखा है और इस साल के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं इंडस्ट्री ग्रोथ से। पर ऐसे में ऊनो मिंडा जो एक वन ऑफ द लीडर्स है पूरे पैक में, 970 के टारगेट्स दे रहे हैं। एक बार अंशुल आप राय दे पाएंगे ऊनो मिंडा चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है और अगर गिरावट आए तो कहां तक जा सकता है ये काउंटर? देखिए सृष्टि, जिसमें 44 दिन का बेस बना था, 2 सितंबर को एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन कैंडल फेलियर के साथ क्लोज की थी। उसके बाद 2 दिन से इनसाइड बार है, तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट की जरूरत है अगर मोमेंटम चाहिए। 1195 का मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहिए। टारगेट 1340 1350 के करीब के आएंगे, लेकिन जब तक 1195 के नीचे है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। 2 सितंबर को जो लॉन्ग स्ट्रैप हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस 1127 के आसपास हैं, तो 1127 मेजर सपोर्ट है, नहीं टूटता है तो इवेंचुअली हम 1195 का ब्रेकआउट देंगे। ठीक है, तो 1127 जो है एक अहम सपोर्ट लेवल है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। देखते हैं कि आज वो रिस्पेक्ट किस तरीके से होता है। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं। और रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले रेमंड फोकस में रहेगा। आज लाइफस्टाइल बिजनेस की लिस्टिंग होने वाली है। बेस प्राइस 1250 का और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है 2150 की हो सकती है। रेवेन्यू टारगेट जो है लगभग 12 से लेकर 15% का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में, और लगभग 2000 करोड़ का EBITDA कंपनी छू सकती है FY28 में, कंपनी ने कहा अपनी रीसेंट एनालिस्ट मीट में। ब्रिटानिया भी फोकस में रहेगा। कंपनी जो है यहाँ पे ET रिपोर्ट्स आ रही है कि कंट्रोलिंग स्टेक ले सकते हैं किशले फूड्स में। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का FMCG कंपनी है, स्नैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस जो डील है ये वैल्यू कंपनी को कर सकती है 600 से 700 करोड़ तक। सोना BLW प्रिसिजन की बात करें तो 2400 करोड़ जो है वो रेस करने वाले हैं QIP के जरिए। फ्लोर प्राइस 699 का है, 3% डिस्काउंट पे, और कंपनी को एक PLI सर्टिफिकेट भी मिल गई है हब व्हील मोटर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को लेके। हमारा चौथा स्टॉक ऊनो मिंडा रहेगा। कोटक की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया है सेल पे, पहले ऐड रेटिंग थी और लक्ष्य भी घटा दिया है 1000 से 970 रुपये प्रति शेयर का। स्लो डाउन जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में दिख रही है उसके कारण ग्रोथ पे थोड़ी वेवन कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फोकस में रहेगा हमारा 5वां स्टॉक। आज बोर्ड मीटिंग है, 1:1 बोनस इशू पे जो है विचार करने वाली है, और कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से भी 10 गीगावाट हर्ट्ज का कैपेसिटी का PLI ACC स्कीम में अप्रूवल आ गया है। बहुत सारे अन्य आर्म्स हैं आपके, हमारा राजा, वारी, JSW, TVS ग्रुप, इनको अभी भी वेट लिस्ट में रखा गया है। वेदांता के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, लॉन्ग टर्म रेटिंग्स की अपग्रेड आई है इकरा से, और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स में रिफर्म किया गया इनकी रेटिंग को। JP Morgan जोमेटो पे जो है हमारा 7वां स्टॉक रहेगा। उनकी राय है मेंटेन ओवरवेट, टारगेट प्राइस लेकिन बढ़ा दिया है, 208 से बढ़ा के 340 रुपये कर दिए, और क्विक कॉमर्स पे बुलिश नज़रिया है। हमारा 8वां स्टॉक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, छोला फाइनेंस पे इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस है 1786 रुपीज़ पर शेयर, और EPS की CAGR अगले 3 साल में 33% बढ़ सकता है छोला के लिए। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज जिसको कहते हैं, यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस है 831 रुपीज़ पर शेयर का, और आगे जाते हुए EPS ग्रोथ और स्टॉक डी में जो है फोकस रहेगा। कंपनी का कहना है कि जो स्टॉक डी रेटिंग है अब वो कंप्लीट हो चुका, अब री रेटिंग आगे देखने मिल सकता है। EPS CAGR अगले 3 साल में 27% रह सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए, और ये हमारे 9 के नवरत्न हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो 9 के नवरत्न शेयर आप इसको फोकस में रख के चलिए। एक शेयर पर जरा एक्सपर्ट से व्यू ले लेते हैं। अच्छा, इस बीच देखिए फाडा के रिटेल बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। फाडा जो कि डीलर्स का ये संगठन है, ऑटो कंपनीज की जो डीलर्स होते हैं उनका ये संगठन है, उनके आंकड़े आपके स्क्रीन पर, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन चोला इन्वेस्टमेंट इस पर गोल्डमैन सैक्स की बाई के साथ कवरेज की राय है, और लक्ष्य है 1786 रुपये, यानी कि जो मौजूदा भाव है इससे करीब करीब 300 रुपये ऊपर के टारगेट दे रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। एक बढ़िया रिपोर्ट। अवनी आप बताइए जरा, चोला इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए। जी, मेरे हिसाब से आज का जो ओपनिंग है वो भी पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर ही हो रहा है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है।
और वॉल्यूम्स थोड़े से कम है, लेकिन ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से ये अभी इमीडिएटली जो टारगेट इसका बनता है, शायद आज इंट्राडे में भी हमें दिख जाए, वो होगा 1545 का। और एक बार वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर ऊपर के तरफ ये 1600 1620 तक चल सकता है स्टॉक। तो इसमें बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, चोला को लेकर ये व्यू। अच्छा, एशियन पेंट्स, कल हमने बड़ी तेजी देखी थी 2.5% के आसपास की, जो क्रूड में कमजोरी थी। कमजोरी तो लगातार क्रूड में जारी है। कल हम $75-74 की बातचीत कर रहे थे, आज $73 के आसपास का भाव आ गया। स्ट्रेंथ क्या मजबूत रहेगी एशियन पेंट्स में, अंशुल जी? देखिए अभिषेक जी, बड़े ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखें तो एशियन पेंट्स 187 हफ्ते का बॉक्स बना हुआ है, जिसके लो को फेल करके चला है 2800 रुपए से। तो पहला लॉजिकल टारगेट जो बनता है वो बॉक्स का हाई 3500 रुपए बनता है, और क्रूड यहाँ से नीचे जा रहा है तो इनको प्रॉफिट ज्यादा होती हुई दिखेगी, बॉटम लाइन में अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो 3500 रुपए तक ये पूरा जो बेस बना है उसका स्ट्रक्चर 3500 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। प्रोबेबली 1.5 से 2 महीना लेगा, स्टॉक 3500 रुपए तक निकल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बिल्ड है, तो लॉन्ग पोजीशंस दिख रही हैं स्टॉक में। एक हल्का सा रेजिस्टेंस 3384 पे रहेगा, बट ओवरऑल जो बेस का ब्रेकआउट है उसका टारगेट 3500 रुपए आ रहा है। 3500 रुपए का टारगेट यहां से बन रहा है, यानी कि 250 रुपए की तेजी आप और इसमें करके चल सकते हैं। टाटा पावर को एक बार जरा चेक करेंगे, क्योंकि टाटा पावर में कल हमने देखा था कि थोड़ी सी कमजोरी इसमें गहराई थी, और 420 रुपए के आसपास ये शेयर बंद हुआ था। कुछ सत्र की लगातार तेजी के बाद छोटी छोटी तेजी हो रही थी। 421 रुपए का भाव है। किरण जी, आप जरा बताइए, टाटा पावर क्या बाय ऑन डिप्स करने वाला शेयर है ये? बात करें तो ओवरऑल डीटी चार्ट के ऊपर थोड़ा देख रहे हैं कि हम नेगेटिव पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में क्लस्टर रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 434 435 का, तो कंडीशनल बाय रहेगा। जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं 415 के स्टॉप लॉस से। बट नई खरीदारी अगर किसी को करनी है तो 435 क्रॉस करे उसके बाद ही कर सकते हो। तो नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 420 के नीचे का स्टॉप लॉस करके होल्ड रख सकते हैं। ठीक है। इस बीच प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फटाफट से उनके ट्रेड ले लेते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे स्टॉक एक्सप्रेस को भी शुरू कर पाए। प्रशांत जी नमस्ते, शिक्षक दिवस की आपको शुभकामनाएं, जरा बताएं अपने शेयर्स। जी दिग्विजय जी, आप सभी को भी शुभकामनाएं, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट पिक होगा एसबीआई। मुझे लग रहा है पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 804 804, जो टारगेट पे देख रहा होगा 840 840 का। उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल के लिए बात कर सकते हैं। फिलहाल सेकंड पिक जो मेरी वो होगा नवीन फ्लोरो। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 3290 3290, टारगेट होगा 3450 3450। इस पे आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर्स है, इस पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉक एक्सप्रेस की करते हैं जरा शुरुआत। जल्दी से कुछ शेयर्स जरा चेक करते हैं, आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप इसको जरा नोटिस करते जाइएगा। स्पीड से लेके आते हैं वो सारे के सारे शेयर्स, जरा दिखाते जाइएगा। हाँ, पहला शेयर होगा मेरी लिस्ट के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ वो है HPCL। क्या HPCL और चलेगा आज? एक बार प्रशांत जी आप ही चेक करके बताइएगा, HPCL और चलेगा आज? जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करनी चाहिए। प्रीवियस डे लो को आप स्टॉप लॉस बना के रखिए, तो 433 434 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल जो होगा करीबन 465 तक आ सकता है। ठीक है, RBL बैंक चलेगा सर? जरा देख के बताना, RBL बैंक। जी आरबीएल बैंक में इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, डेफिनेटली एक सपोर्ट पे आया हुआ है। मुझे लग रहा है जिनको एक्यूमुलेट करना है वो कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में काफी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बॉटम फिशिंग करने से बेहतर है जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है आप वहां ट्रेड कीजिए। ठीक है, अंशुल जैन जरा 2-3 शेयर हम आपसे पता करता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट देते जाना, जल्दी जल्दी बताते जाना। सर ग्रासिम आज ट्रेड करना है, ग्रासिम को खुलते प्लस करूँ? बिल्कुल, ग्रासिम प्लस करना चाहिए। सुबह मेरे कॉल में भी ग्रासिम में 2715 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2825 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ठीक है,
सर एक और शेयर चेक कीजिए, हीरो मोटोकॉर्प खुलते प्लस करना है आज। देखिए हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल खुलते ही प्लस करना चाहिए। 2 दिन की साइडवेज प्राइस एक्शन है, हाई निकाल रहा है। कल का लो स्टॉप लॉस बनेगा 5605 रुपए, और ऊपर में जो पहला टारगेट 2 से 3 दिन का बनेगा 5850 का बनेगा, जो स्विंग हाई था। दीपक फर्टिलाइजर खुलते प्लस करूं? स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे डिब्बी जी? दीपक फर्टिलाइजर, दीपक फर्ट के नाम से मिलेगा। देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी है। दीपक फर्टिलाइजर में 8 दिन का फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक को प्लस कर सकते हैं। कल का लो 1042 स्टॉप लॉस रहेगा, और 1250 का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक शेयर आप और चेक कर लीजिए जरा। पेंट वाली कंपनीज में बर्जर या एशियंट, दोनों में से आज कोई प्लस करना है क्या, बर्जर या एशियन में से? देखिए दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्मिंग एशियन पेंट्स है, तो इसको लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 3200 रुपए का रहेगा, टारगेट 3340 रुपए का रहेगा। टाटा केमिकल प्लस करूं आज, टाटा केमिकल? देखिए टाटा केमिकल अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में बिल्कुल साइडवेज है, किसी तरह का मोमेंटम नहीं है, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे शेयर्स हमने ले लिए। 30 सेकंड के बाद मार्केट आपका खुल जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी के लेवल्स फ्रीज कहाँ पे हुए हैं। 51 पॉइंट की बढ़त है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, जो 110 पॉइंट दिख रहे हैं वो मेरे को उस पर यकीन नहीं हो रहा कि 110 पॉइंट ही खोलेगा मार्केट, क्योंकि कल भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो इसलिए मैं ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से सिंक नहीं हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल आपको गिफ्ट निफ्टी से ही पता लग जाता है। और मार्केट के अंदर थोड़ा भय है, क्योंकि कल 4-4.5% का विक्स और बढ़ा है। हम करीब 14.5 के आसपास के विक्स पे खड़े हैं। 15 के बाद ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा, बाजार को चलने नहीं देगा ये। तो इसलिए आज इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखना, हम बहुत करीब हैं उस 15 के लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी में ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गए हैं। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी ने ओपनिंग की है। अच्छी बात है कि 51,500 के ऊपर आज ओपन हुआ है। आज का दिन भर का चैलेंज क्या है? दिन भर का चैलेंज है 25,200 को और 25,000 को बचा के रखना। टारगेट अपने आप आएंगे, आप स्टॉप लॉस बचा के रखो बस। बैंक निफ्टी का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आज दिन भर की मेहनत क्या है? 51,500 के ऊपर टिकाए रखना। 51,500 के ऊपर अगर हम बने रहते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी चल जाएगा और फिर आपको 51,800 के दर्शन हो सकता है आज ही आज में भी हो जाए। ठीक, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज नोटिस करवाई हैं शुरुआत में। वैसे डीप स्टॉप लॉस 51,200 का बनता है बैंक निफ्टी पे। इंडिया विक्स में अभी तक तो कोई टिक नहीं आया। जैसे टिक आया, अभी तो फ्लैट ही चल रहा है एक्चुअली में। टिक आया तो पहला सीधा 7% फ्लोट का आया, यानी कि गिरने का आया है। और आप देखते हैं अभी थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि अभी पहले टिक इसका बनता है। आप इसको 10 मिनट के बाद देखा कीजिएगा, 10 मिनट के बाद ही आपको ट्रू पिक्चर बताएगा। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक है, 1500 शेयर वर्सेस 200 शेयर है। इसका मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप और ओवरऑल BSE NSE का डाटा काफ़ी हद तक ठीक होगा। इसलिए एडवांस डिक्लाइन का रेशो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे रेशो 15:2 की है। ठीक, अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। आज के निफ्टी के पहले टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, जरा वो मैं आपको जरा जल्दी से नोटिस कराता हूँ, फिर हम कुछ और स्टॉक्स पे चले आएंगे। निफ्टी के अंदर जस्ट अ मिनट, निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप उसको जरा नोटिस कीजिएगा। आज बढ़ने वाले शेयर में से एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो 0.5% ऊपर है। ये बड़े शेयरों में से एक है। HDFC बैंक भी आप नोटिस कर रहे होंगे, 0.5% करीब ऊपर है। ये भी बड़े शेयरों में से एक है। दिखाना 4 शेयर और जो पेंडिंग है हमारे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, L&T, HUL, TCS और इन्फोसिस। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर शेयर्स में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 50 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी चल रहा है। TCS भी बाकायदा ऑलमोस्ट ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। और दिखाओ एक बार इन्फोसिस भी ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। L&T और HUL और दिखा दो जरा स्क्रीन से। L&T और HUL ये और ज़रा दिखाइए स्क्रीन से, तो ये आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे से 0.25% की बढ़त है। मैक्स फाइनेंशियल्स के अंदर 4.3% इक्विटीज़ का एक्सचेंज हुआ है। ये करीब 1.5 करोड़ शेयर के आसपास बनते हैं। मैं अभी आपको भाव भी बता दूंगा कि किस रेट पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, 3.5% का। तो आज का ये वॉलेटाइल शेयर रहेगा। टिपिकली ये 1637 करोड़ रुपए का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, जो आपको मैं टोटल वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ अभी।
ठीक। तो जब भी ये कोई बड़ा ब्लॉक लग रहा है ना, तो उसके बाद शेयर थोड़ा इमीडिएटली डिप लेता है, लेकिन उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करता है। ये मैं पिछले 3 बड़ी डील्स का देख चुका हूँ डाटा। तो अगर आप भी इसको देख रहे हैं तो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। आज स्विंग ट्रेड्स जिनको करने की आदत होती है ना, उनके लिए काम का स्टॉक बन सकता है, अगले 1 से 2 दिन के लिए भी बनेगा ये। तो मैक्स फाइनेंशियल पे 3.4% ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए की इक्विटीज़ का हाथ बदला हुआ है, जो वैल्यू के हिसाब से करीब 1637 करोड़ बनते हैं। आइए जरा टॉप गेनर्स दिखाता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज तेज़ी है, जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि सीमेंट स्टॉक्स थोड़े ठीक है इस समय, उसके अंदर फंड्स घूम के आ रहा है। कल जीके भी नोटिस करवाया था हमने आपको। आईटीसी आधा % ऊपर है, टाटा स्टील आधा % ऊपर है, हिंडाल्को आधा % ऊपर है, विप्रो आधा % ऊपर है। तो ये सारे शेयर्स आपको करीब आधा % ऊपर दिखेंगे। और गिरने वाले शेयर में थोड़ा डिफेंसिव शेयर्स अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं हम, क्योंकि एग्रेशन है ना, 51,500 पार होना, 25,200 को मेंटेन रखना, ये एग्रेशन को शो करता है। कौन से पीछे हट रहे हैं? वह नेस्ले इंडिया हट रहा है पीछे, वहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। ब्रिटानिया के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आज शुरुआत में हुई है। ये तो कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज बढ़े हैं। अब मैं थोड़ा निफ्टी से हट के वाले शेयर्स भी आपको ज़रा नोटिस कराता हूँ, आप उसको भी ज़रा देखिएगा और उसको भी ध्यान दीजिएगा। उस कैटेगरी के अंदर जो शेयर्स आएंगे वो भी आपके स्क्रीन पर भी नोटिस हो जाएंगे। देखिएगा उसके अंदर एक सफ़ायर फूड्स करके है एक कंपनी, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक मारुति का स्टॉक भी दिखाना, एक ऑटो का स्टॉक है मारुति, वहाँ पे करीब आधे % के आसपास की गिरावट आपको आज शुरुआत में देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। जोमेटो जिस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी वो 2% ऊपर है। चोला फिन 3.5%, AU पे रिपोर्ट आई थी 4.5% ऊपर है। और AU, RBL और एक और बैंक था, हमने आपको लगातार इसको नोटिस करवाया, बंधन बैंक। इन तीनों बैंक्स पे हम आपको नोटिस करा रहे हैं कि बैंकिंग में वैल्यू हंटिंग यहीं करो, AU में और खासकर RBL बैंक में। तो ये कुछ एक शेयर्स जो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे। अब हीट मैप के ज़रिए आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे कुछ और शेयर्स, ताकि आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। एक एक करके दिखाते चलते हैं। पहले आएगा निफ्टी का हीट मैप। निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे हैं ऊपर की 2 लेयर्स, यानी कि करीब 8 शेयर आउट ऑफ 12 ये आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। तो रेशो बताने के लिए अपने आप में बहुत है कि बाजार आज टिल्टेड है टुवार्ड्स थोड़ा पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ में। तो ये ऊपर आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, RIL, ये कुछ एक बड़े शेयर। आज इंटरेस्टिंग मूव है RIL के अंदर, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर शुरुआती प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। और बैंक निफ्टी ने भी अपने 51,500 को अच्छे से मेंटेन किया है। कल तो ऑप्शंस के प्रीमियम ईट करने थे, इसलिए 500 दिखाया ही नहीं, आज 500 को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है देख के। तो इसलिए आज आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 51,500 आज आपकी लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी के लिए। बैंकिंग काउंटर्स का पार्टिसिपेशन भी ये बताने के लिए सफिशेंट है, क्योंकि जिन शेयर्स में गिरावट भी है ना, उसमें बेहद कम % में गिरावट है। ठीक। और ये सरकारी बैंकों का हीट मैप भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आपको ज़्यादातर बैंक थोड़े पॉजिटिव दिखेंगे और गिरने वाले बैंक के भी % कुछ ज़्यादा नहीं है। और हीट मैप दिखाते जाइए रहा और प्रोड्यूसर सब बताते जाइएगा कौन कौन सा हीट मैप आप सामने रख रहे हैं, ताकि उसको हम ज़रा नोटिस भी कर पाएँ। ये प्राइवेट बैंक्स का हीट मैप है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें करूर, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ये कुछ एक बैंक्स आपको दिख रहे हैं। येस बैंक भी इनफैक्ट अभी 24 के आसपास ही थोड़ा प्ले दिखा रहा है। 60 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ऑलमोस्ट अब डेज हाई है और करीब 190 पॉइंट ऊपर आ चुका है। फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स भी जरा दिखाइएगा, यहाँ पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, हो सकता हो भी जाए। अभी तो नेटको फार्मा, बायोकॉन, ग्रेनुलस इंडिया और ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स आपको करीब आधे % की बढ़त के साथ ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। IT का इंडेक्सिस भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। IT इंडेक्स के अंदर विप्रो, परसिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंस और इन्फोसिस, कफोर्ज, टेक महिंद्रा जैसे शेयर चल रहे हैं। TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। अब आते जरा रियल एस्टेट के इंडेक्स पे, आप वो स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट करते हैं, हरे निशान में है आज भी। गोदरेज प्रॉपर्टी ध्यान देने वाला शेयर है और साथ ही शोभा है। सिग्नेचर ग्लोबल पे डील लगी थी, आपको ध्यान है, कल परसों की बात है, जब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ था, करीब 2.5% के 4% के आसपास का इक्विटी एक्सचेंज हुआ था और उसके बाद शेयर टूटा, लेकिन उसी समय रिकवर करना शुरू हुआ। आज 1% बाकायदा ऊपर है और उस पर एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है बाय द वे। ठीक। तो ये कुछ एक हीट मैप है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा मिड कैप और स्मॉल कैप वाला हीट मैप भी आप दिखा दो, ताकि ओवरऑल उसका भी आइडिया लग जाए। फिर हम आपने और दूसरे सहयोगी हमको बता देंगे कि इस समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और कैसे ट्रेड लेना चाहिए।
आज इंडिया विक्स शुरुआत में 1.5% अब नीचे हो रहा है क्योंकि सेटल हो गया, इसलिए नोटिस आपको करवाना था। 1.5% नीचे है, 14 के आसपास चल रहा है। तो चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर ले तो वहां पे बढ़त के साथ ही शुरुआत हुई है, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है और कल भी हमने देखा था कि यहाँ से पूरा सपोर्ट था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस ये लीड करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर काफ़ी ट्रैक्शन है। सिंजीन इंटरनेशनल जो है वो पिछले 5-7 मिनट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है, यहाँ पे 3% का उछाल है। आप ध्यान रखिए कि बायोसिक्योर एक्ट यूएस में 9 तारीख को वहाँ पे बैठक है और अगर ये एक्ट पास होता है तो डिवीज लैब, सिंजीन, लॉरस लैब इन सभी को फायदा हो सकता है। तो ये कुछ काउंटर्स इसलिए हैं ताकि हम इनको ट्रैक जरूर करते रहें। जेके सीमेंट आज जो है अवनी भट्ट की पिक थी, देखिए शुरुआत के बाद 1.5% के साथ शुरुआत हुई थी, अब 2.5% की तेजी है। पर ना ही सिर्फ जेके सीमेंट, एसीसी लिमिटेड ये काउंटर भी काफी ऊपर आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी तेजी है, रैमको सीमेंट्स में भी 1.5% से ज्यादा का उछाल है। तो आप देख रहे हैं पूरे सीमेंट पैक में काफी मजबूती के साथ आज ट्रेड हो रहा है। अशोक लेलैंड में भी आज 1.5% का उछाल देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि कई दिनों से गैस काउंटर्स में सिर्फ गुजरात गैस की ही हम बात कर रहे थे, आज आईजीएल पे भी नजर रखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को जरूर मिल रहा है। कुछ एक सेलेक्ट बैंकिंग काउंटर, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स भी नीचे से ऊपर जरूर आए हैं। पर कुछ स्टॉक्स पे इसलिए भी नजर डाल लेते हैं जहां पे थोड़ी सी गिरावट है। मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी है, अभी ब्लॉक डील भी हुई थी। डिक्सन टेक आज थोड़ा 1% कमजोर है। साथ ही हैवेल्स इंडिया में थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर दे सकते हैं, पर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे भारी गिरावट देखने को मिल रही हो एफएनओ स्पेस से। तो ऑल इन ऑल बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो चलिए अपनी ट्रेड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। बताइए कहां पर नजर है बाजार में आपकी, क्या ट्रेड मिल रहा है आपको? जहां ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे से बढ़ा है तो पोजीशन बिल्ट है। पहला है आईआरसीटीसी, 8 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, ओपन लो के साथ चला है तो 938 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 965 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और दूसरा काउंटर है टाटा स्टील, यहाँ पे भी रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। कल फ्लैग का ब्रेकडाउन था लेकिन फेलियर था और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है तो लेट शॉर्ट स्ट्रैप्ड है। आज का लो 151 है, 150 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और 155 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 155 निकलता है तो 158 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये 2 टारगेट्स के साथ टाटा स्टील लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, आईआरसीटीसी 938 का इसमें स्टॉप लॉस, 970 के टारगेट, 965 970 के टारगेट होंगे। और दूसरा शेयर टाटा स्टील, आज थोड़ी सी देखने की स्ट्रेंथ लौट रही है मेटल स्टॉक्स में और 155 और 158 ये 2 टारगेट हो गए। 150 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको खरीदना है। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए आपकी नजर कहां पर है बाजार में? मुझे एचडीएफसी एएमसी अच्छा लग रहा है, करीबन 4500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 1% रिस्क लेके करीबन 4460 450 के बीच में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं 2 दिनों में, तो अगर ये सस्टेन करे तो आपको 4625 तक के लेवल दिख सकते हैं। 4625 तक के लेवल, यानी कि इस भाव से 100 रुपये ऊपर अभी और ये शेयर जा सकता है। 4450 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 50-60 के बीच में आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी ये हो गया शेयर आपके लिए प्रशांत जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए सर, बाजार में कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, क्या स्पॉट किया आपने? तो 2 स्टॉक्स हमने स्पॉट किए, दोनों कहीं ना कहीं कैश स्टॉक्स ही है। जो पहला स्टॉक्स रहेगा वो पेटीएम रहेगा। पेटीएम का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे कल एक सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हुआ है और 2 दिन के हाई के ऊपर पेटीएम ट्रेड कर रहा है। तो 620 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है 10 बजे तक, देयर आर वेरी गुड चांसेस के सेकंड हाफ में हम अच्छी खासी तेजी पेटीएम के ऊपर देख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस 619 610 620 ही चल रहा है, तो आप लॉन्ग कर सकते हो। एक फिक्स स्टॉप लॉस 600 का रखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊपर में 650 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेटीएम के अंदर।
दूसरा जो कैश स्टॉक्स है, थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, जाइगल प्रीपेड। जाइगल प्रीपेड अगर आप देखोगे तो 360 के आसपास चल रहा है काउंटर, 20 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। जिस तरह का ओवरऑल सेटअप है, काफी अच्छा सेटअप है, करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 350 का रखना है। अगर 350 का लेवल होल्ड रहता है तो ऊपर में 380 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो जाइगल एंड पेटीएम हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। सा काम प्रोड्यूसर साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों नहीं ऑडियो उठा रहे मेरा? किरण सर, एक छोटा सा काम कीजिए, पेटीएम आपका नोटिसेबल शेयर है, 650 का टारगेट है। मेरे को ना एक F&O का शेयर दो सर। मैं पता है वजह क्यों पूछ रहा हूँ सर, F&O की ना सीरीज नई नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छे शेयर मिल जाएंगे। मैं कैश में ना अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहता, मेरे को एक दो F&O के शेयर्स दो आप। F&O के स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि आप FMCG के ऊपर ध्यान दे सकते हो, जैसे HUL हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो ITC में आप ध्यान दे सकते हो। ITC में भी एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है। लास्ट 2 बार 510 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, अब आज आप सुबह से देखोगे तो 510 के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। 2 दिन से वॉल्यूम जो हो रहे हैं वो वॉल्यूम एवरेज 20 डेज के ऊपर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक बार के लिए ध्यान दे सकते हो ITC के ऊपर। नीचे में जिस तरह के स्टॉप लॉसेस हमें मेंटेन करने हैं, वो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 500 का रहेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं आप 530 540 तक का ये सीरीज का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लो बीटा काउंटर है। वैसा ही एक और लो बीटा काउंटर ये भी हमने सुबह डिस्कस किया था, वो था बायोकॉन। बायोकॉन में नो डाउट गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो वेट कीजिए थोड़ा। अगर कोई भी डिप आता है 380 375 के बीच में, तो यहाँ पे आप ये सीरीज के लिए फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो। और नीचे में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 360, और ऊपर में 430 450 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ITC के लिए 520 का और 540 का टारगेट, 510 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि अब ये टिक रहा है शेयर। और बायोकॉन में कल की तेजी के बाद फिर से आपके लिए मौके बनेंगे, 430 440 तक ये शेयर जा सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव शुरुआत ही की है बायोकॉन के शेयर ने, तो ये आपके लिए कुछ बढ़िया ट्रेडिंग के रणनीति होगी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आज जैसा कि सृष्टि भी हाईलाइट कर रही थी कि सीमेंट में आज हम बाइंग देख रहे हैं। अल्ट्राटेक वैसे भी आज ये निफ्टी का टॉप गेनर है, और बाकी कुछ सीमेंट स्टॉक्स में भी आज हम बाइंग होते हुए देख रहे हैं। एक राय आपसे जरा इस पर मयूरेश जी चाहिए, सीमेंट स्टॉक्स पर। मान लीजिए मुझे यहाँ से अगर 6 महीने का व्यू बना के चलना है, क्योंकि देखिए कमज़ोर Q1 होता है, सिक्लिकल स्टॉक है ये, अब हो सकता है कि इसमें बाइंग और बढ़े। मुझे आप 1 या 2 शेयर ऐसे बताइए जहां पर मैं 6 महीने या साल भर का व्यू लेके बाय कर सकूं। जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स पूरे सेक्टर के लिए रह सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ये अच्छी खासी आई थिंक एक स्ट्रक्चरल वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी को दर्शाते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज बैक्ड बाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, 11 लाख करोड़ की जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जो 2 करोड़ घर बनेंगे रूरल हाउसिंग को लेके, अर्बन हाउसिंग को लेके, जो एलोकेशंस हो रहे हैं इन पोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो वर्क, अदर इंफ्रा रिलेटेड वर्क इंक्लूडिंग टनल्स, आई थिंक ये सारी चीजें सीमेंट डिमांड को इंक्रीमेंटली आई थिंक अच्छी तरह से पुश करेगी। और इसलिए आई थिंक एक 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट डिमांड में बिल्कुल आ सकती है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली जैसे डिमांड वापस आती है और जो ग्लोबल क्यूज वापस स्टेबल हो जाते हैं, इनपुट कॉस्ट जरूर बढ़ती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ये पास थ्रू हो जाता है, जिसके वजह से इंक्रीमेंटल इबिटा और इंक्रीमेंटल रिपोर्टेड इबिटा पर टन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इनफैक्ट एज वॉल्यूम्स इंक्रीज, एक ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आ जाती है। दूसरा आई थिंक काफी कंपनीज ने वेस्ट हीट रिकवरी या कैप्टिव पावर प्लांट्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हो रही है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में। और जो प्लांट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसकी वजह से भी लॉजिस्टिक कॉस्ट अच्छी खासी आई थिंक कम हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसी रही तो दैट ऑल्सो बेनिफिट्स द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर ये काफी कंपनीज के लिए। तो आई थिंक सेक्टर लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव। लार्ज कैप्स में आई थिंक हम हमेशा मार्केट विद इंडिया में लीडरशिप स्टॉक्स प्रेफर करते हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज समथिंग दैट विल ऑब्वियसली लुक एट। और मिड कैप्स में जेके सीमेंट, क्योंकि उनके पास एक व्हाइट और ग्रे सीमेंट का एक अच्छा ऑप्टिमल मिक्स है, वहाँ पे आई थिंक एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बनता है बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया ऑपरेशंस एज वेल एज देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। 118 पॉइंट चलने के बाद ऑलमोस्ट हमारे जो इमीडिएट टारगेट थे वो पूरे हो गए। ज़्यादातर सीमेंट स्टॉक्स पे अब चर्चा हो भी रही है। मैं कुछ और F&O के शेयर्स आपके सामने रखता हूं जहां पर आज पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर उन शेयर्स पे हमको ध्यान देना चाहिए।
जैसे बंधन बैंक के बारे में जिक्र कर रहा था, लेकिन इसकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसका ना वॉल्यूम का बेस नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ और इस क्वेश्चन के इससे बाहर निकल आता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आज और भी चल सकता है, ऑलरेडी ये 0.25% ऊपर है, 11,000 का शेयर है, लेकिन फिर भी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। आज सुबह मैंने 2 शेयर चुने थे, पहला एक ग्रासिम, दूसरा एक इंडिया मार्ट। फिर मैंने ग्रासिम छोड़ दिया, मेरे को लगा सीमेंट ज़्यादा हो जाएगा, हमने 1 डे बिफोर भी आपको सीमेंट बताया, तो इसलिए फिर मैंने इंडिया मार्ट आपको दिखाया। तो अल्ट्राटेक की पोजीशनिंग आज अच्छी लग रही है मेरे को। एक बार ज़रा अंशुल जैन आप चेक करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। डिम्पी जी 3 टाइट वीक की क्लोजिंग से ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे ओपन लो है, तो स्विंग हाई 12,006 पहला टारगेट बनता है, 12,006 निकलता है तो ब्रेकआउट रहेगा, 12,500 इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो यहाँ से लॉन्ग करते हैं तो 12,500 तक के लिए प्ले करना चाहिए विद इन माइंड की 12,006 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करें, स्लाइस थ्रू कर देता है तो फिर सीधा 12,500 का लेवल मिलेगा। एक शेयर में आपको ज़रा और नोटिस करवाता हूँ, ज़रा वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा, कहीं कोई ट्रेड बनता हो तो उसके अंदर। मैंने अपनी शीट खोल रखी है लॉन्ग साइड के, एक्चुअली में थोड़ा वॉल्यूम की दिक्कत है, बस वैसे शेयर्स तो मिल रहे हैं खूब भर भर के, बस वॉल्यूम की दिक्कत है। सिंजिन एक बार ज़रा दिखाना वापस से, सिंजिन दिखाइए 3.5, इसका ना एफ एंड वाली प्लेट भी दिखाना, जिन शेयर्स का मैं नाम बोल रहा हूँ उनके एफ एंड की प्लेट्स भी दिखाओ। सिंजिन पे एक टेक चाहिए आपका प्रशांत सर। डिम्पी जी मुझे लग रहा है यहाँ पे मुनाफा मान लेना चाहिए, हम ऑलमोस्ट 900 के लेवल पे आ चुके हैं और एक अच्छे रेंज में 2 तरीकों से अप्रोच करना चाहिए, या तो आप आपके पास पोजीशन है कम से कम 30-40% मुनाफा मान लो, बैलेंस पोजीशन 870 से ट्रेल करो 870, एक लॉजिकल अप्रोच होगा। फ्रेश एंट्री के लिए आपको एक डिप मिलनी चाहिए, वो डिप आनी चाहिए जो लेवल मैंने कहा है करीबन 870-75, वहां से बाउंस मिले तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल इस लेवल पे स्ट्रेट मेरी राय होगी कि मुनाफा मान लेना चाहिए। मुनाफा बांध लेना चाहिए आप ये कह रहे हो, ठीक है, थोड़ा चला हुआ शेयर तो है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे क्या करना चाहिए। इंडिया विक्स एक बार ज़रा दिखाना, थोड़ा सेटल हुआ हुआ है, इसलिए सारे मैं आपको डाटा एक बार नोटिस कराता हूँ फिर से। फिर एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक काम करता हूँ, जब तक वो चेक करवाने के लिए बोल ही देता हूँ मैं। अंशुल जैन, जब तक आप एक चेक करना टाटा केमिकल्स, हालांकि आप मैंने बाज़ार खुलने से पहले आपसे पूछा था, आपने तब मना कर दिया था, एक बार वापस से देख लो, कुछ पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, क्योंकि हमारी शीट में ये थोड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह दिख रहा है अभी। एक बार जरा इसको चेक करके रखना, जब तक मैं आपको एक इंडिया विक्स दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना, बढ़ने और गिरने वाले शेयर जो एफ एंड ओ के होते हैं वो भी दिखाना। 100 से ज़्यादा शेयर होंगे इस समय आपके पास, लॉन्ग के 26 शेयर हैं कवरिंग के, तो 110 और करीब 25-26 शेयर, 129 शेयर हो गए हैं, तो आपको टोटल एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। इसमें कंपोनेंट जो 126 शेयर हो गया ना, उसमें से लॉन्ग वाले शेयर ज़्यादा हैं, यानी कि जिनमें आज खरीदारी हुई है। तो आज बाज़ार जल्दी जल्दी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि रेशो काफ़ी अच्छी लेके बैठा है, लॉन्ग शॉर्ट रेशो। तो अगर मान लो ख़राब भी हो जाती है तो भी बाज़ार अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, ये आपको मार्केट बेट से काफ़ी हद तक आइडिया लग रहा है। फिर दूसरा, आज इंडिया विक्स में उबाल नहीं आ रहा, तो फियर इन द मार्केट नहीं है अभी भी, बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, जो एग्रेशन है ना वो थोड़ा मिस है, वो 25,200 के ऊपर मिस हो जा रहा है, वो 51,500 के आसपास बैंक निफ्टी का मिस हो रहा है, और उसमें आपको स्पेसिफिक काम करवा रहा है स्टॉक्स का, तो जो आप करते रहें। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे। सर टाटा केमिकल्स, अंशुल सर। डिम्पी जी टाटा केमिकल कंप्लीटली साइडवेज लग रहा है, 1132 के ऊपर निकलता है तो फिर जरूर इंटरेस्ट आएगा स्टॉक में, बेस का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल बेस के मिड पे है, 1020 लोअर एंड है, 1130 अपर एंड है, बिल्कुल बीच में खड़ा है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक ले रहा है, बट मैं अवॉइड की सलाह दूंगा क्योंकि इतना मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है काउंटर में। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स फिलहाल जो है मोमेंटम इतना बिल्डअप होते हुए नहीं दिख रहा है। पर चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करें तो एक बार प्रशांत आपसे राय लेना चाहेंगे इंडस टावर्स पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, CLSA की रिपोर्ट है, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं, स्टॉक में 1% की तेज़ी है। क्या आपको इन स्तरों पे पसंद आ रहा है प्रशांत, और क्या इन स्तरों पे फ्रेश बाय कर सकते हैं हम इसमें? ओवरऑल सिस्टम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस करीबन 432-433 है, तो रिस्क कम है, यानी आप 429 भी अगर रखो जहाँ 20 दिनों के एवरेज है, क्वांटिटी आप कम रखो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ कब आएगी जब फिर से 445 क्रॉस कर दे,
बट इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इन स्तरों पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़े से स्ट्रेंथ लौटेगी अगर थोड़ा सा और मोमेंटम इस काउंटर में दिखा, उसके बाद थोड़ा और भरोसा आएगा। तो फिलहाल इंडस्टार्स को आप ट्रैक ज़रूर करिए। पर एक और स्टॉक जिसके बारे में लगातार, या फिर ये कहें कि पूरी स्पेस के बारे में लगातार हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कई सारी कंपनीज ढूंढी, आपके सामने रखा और अच्छे पैसे भी बने। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये काउंटर भी हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स लगातार रिकमेंड भी कर रहे थे। और अंशुल, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसे? 700 के ऊपर निकला है LIC हाउसिंग फाइनेंस, फिलहाल 0.25% की तेजी है, पर क्या अभी भी इस काउंटर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? देखिए, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। 20% हायर ओपनिंग टेस्ट के साथ शुरुआत हुई है सीरीज की, तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड दिख रही हैं। 715 रुपए एक रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक निकल जाएगा। 715 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 694 का बनेगा और 715 रुपए का इमीडिएट टारगेट है। 715 के ऊपर टारगेट रिवाइज करेंगे। 715 अगर इसके पार निकले तो उसके बाद और भी भरोसा आएगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी ट्रैक करिए। मौजूदा स्तरों से अभी भी 10 रुपये ऊपर का वेट करना चाहिए एक फ्रेश पोजीशन के लिए। पर जिस तरीके से अंशुल ओपनिंग सीरीज में डेटा बिल्डअप को ट्रैक करते हैं, उसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कई सारी सुपरहिट कॉल्स भी होती हैं इसमें। एक बार मयूरेश, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या? ठीक है, शायद मयूरेश हमारे साथ फिलहाल नहीं है क्योंकि उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, पर कोई बात नहीं। बात करें अगर टाइटन की, तो यहाँ पे भी एक अच्छा रीबाउंड आया है, 0.25% की यहाँ पे भी तेजी है। एक बार अंशुल, आपसे ही समझना चाहेंगे टाइटन कैसे देख रहे हैं आप? क्या इस रीबाउंड में पार्टिसिपेट करना है? ये टाइटन में भी लगभग 40% हायर ओपनिंग टेस्ट के साथ शुरुआत हुई है और डेली चार्ट पे BCP पैटर्न का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बल्कि आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते का समय देते हैं तो 3795 तक का टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस अब बनेगा जो ब्रेकआउट पॉइंट है 3625, तो 3625 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करना चाहिए। 3795 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ठीक है, 3795, 3795 का टारगेट आपके लिए होगा टाइटन के शेयर पर। बढ़िया तेजी, 1.5% के आसपास की शुरुआत की है टाइटन ने आज। एक और शेयर जरा चेक करेंगे जहां पर शुरुआत अच्छी हुई है, वो है PVR का। प्रशांत जी, पिछले 4-5 सत्र में बिल्कुल एक टाइट रेंज में, नैरो रेंज में कारोबार कर रहा था PVR। आज हम देख रहे हैं कि मूव अच्छा है शुरुआत का, 2-2.5% ऊपर है, 1550 रुपए के ऊपर निकला है। तेजी यहां से कर सकते हैं या फिर जिनके पास है वो बस होल्ड करें? जी अभिषेक जी, मैं नॉर्मली रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट प्रियम नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता हूँ। तो मेरी यहाँ पे सलाह होगी, आप बिल्कुल रेजिस्टेंस की कगार पे खड़े हो तो 1545 के आसपास स्टॉप लॉस करके ट्रेल करो। एंटर कब करना है, फ्रेश एंट्री कब लेनी है, तो आपको 1565 के ऊपर क्लोजिंग मिले, नेक्स्ट डे एंट्री, प्रियम मत कीजिए। फिलहाल जैसे मैंने कहा 1545 से आप ट्रेल कर सकते। ठीक है, PVR को लेकर ये व्यू। BSE लिमिटेड प्रशांत जी आप चेक कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि 2200 रुपए तक फिसलने के बाद इसमें फिर एक तरफा मूव आई 600-700 रुपए की। और ऊपर जाने के लिए क्या आपको लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? 2822 रुपए का भाव है फिलहाल। जो मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन रखनी चाहिए, पोजिशनल अप्रोच यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अप्रोच नहीं रखना चाहिए। आपका करंट लेवल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 2770 के आसपास, 2770। और यहाँ से अगर ये 2850 के ऊपर क्लोज हो तो आपको 2900-2925 के लेवल भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, BSE को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयर चेक करते हैं जहां पर आपके लिए स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार ना MGL आप अंशुल जी चेक कीजिए। गैस वाले शेयरों में कल थोड़ी सी हमने नरमी देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि फिर से बाइंग अच्छी हो रही है और 1800 रुपए के भाव के बाद हम देख रहे हैं कि ये लगातार मजबूत है महानगर गैस का शेयर। क्या टारगेट आप देख रहे हैं इसमें? इसमें आज ब्रेकआउट आया है, ओपन लो के साथ चला है और 26 दिन का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर 1890 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो इमीडिएट टारगेट 1940 रुपए के बनेंगे। इसमें भी एक एग्रेसिव बाई करना चाहिए। 1840 ओपन लो है, उसी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1940 प्रोबेबली 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन में मिल जाएगा।
ठीक है, कुछ और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं यहाँ पर। आज आप एक बार वापस से निफ्टी, जरा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आपको नोटिस कराता हूँ। निफ्टी की सारी बढ़त गुम हो रही है, सिर्फ 7 पॉइंट रह गया है। खुला कितना था? 70 पॉइंट, अभी कितना है? 7 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सारा डिप्लीट हो गया। ऐसा नहीं कि HDFC नीचे है, रिलायंस नीचे है या कोई और इस तरह से प्रॉब्लम है, नो, बट ये है कि फोर्स नहीं है, उसको टिका पाने की पावर नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी तक ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े शेयरों को लीडरशिप वेटेज के साथ दिखानी होगी, तभी उसके बाद काम बन पाएगा। नहीं तो होगा क्या ना, आप अपने सपोर्ट्स को तो बहुत अच्छे से बचा रहे हैं, लेकिन एग्रेशन ना होने की वजह से मार्केट डल हो जा रहा है और इससे राइटर्स को खूब अच्छा मौका मिल रहा है। और आप हेज होके काम करेंगे तभी ठीक होगा, नहीं तो क्या होगा, आपने एग्रेशन रखा, आपने शेयर्स के अंदर प्लस डाली, या माफ़ कीजिए इंडेक्स के अंदर डाली या कोई ऑप्शंस के अंदर ट्रेड डाला, आप देखेंगे मार्केट तो ठीक है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, बट आपके फिर भी पैसे चले जाएंगे। कल भी यही हुआ। कल बैंक निफ्टी ख़राब नहीं था एथिकली देखा जाए तो, 200 पॉइंट की रिकवरी थी अपने लो से, लेकिन उसने ऑप्शंस के सभी कॉल्स के प्रीमियम खाए और नियर बाय स्ट्राइक क्या, एट द मनी स्ट्राइक के प्रीमियम खा गया, वो ज़ीरो कर दिए ऑलमोस्ट। तो ये इंडिकेट अपने आप में बताने के लिए बहुत है कि डल मार्केट है थोड़ा सा इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिक थीमेटिक शेयर्स चुनिएगा, जैसे आज सीमेंट वाली थीम आपको समझ में आ रही होगी, थोड़े गैस स्टॉक्स समझ में आ रहे हैं, थोड़े गोल्ड फाइनेंसिंग के शेयर्स समझ में आ रहे होंगे, तो वहीं पे ही एनर्जी और अपने पैसे को वहीं लगाओ, ज़्यादा इधर उधर कैलकुलेशंस में मत डालो अपने आप को। चलिए देख लेते हैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स भी, मैं मंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेता हूँ सर से। दिखाना एक ज़रा मैक्स फाइनेंशियल्स तो, और एक बता हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी दिखाओ। खबर आई थी कि इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके बाद शेयर बढ़िया चला, लेकिन चलने के बाद ये शेयर वापस से नीचे आ रहा है। मैक्स फाइनेंशियल भी नीचे है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी नीचे है। सर HCL को शॉर्ट करें? अंशुल जैन, छोटा सा स्टॉप लॉस कोई है तो बता दो, शॉर्ट करना है तो खोल देते शॉर्ट। देखिए डिम्पी जी, मैं शॉर्ट अवॉइड करूंगा। 150 दिन का बेस ब्रेकआउट है, हालांकि स्टॉक 1132 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट बड़े बेस के बाद थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है और वही वोलेटिलिटी दिख रही है। मैं स्टॉक को शॉर्टिंग के साइड अवॉइड करूंगा, बल्कि अगर ये 1132 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस देता है तो फिर मैं लॉन्ग जरूर ट्राई कर सकता हूँ। HCL में जरूर आप शॉर्ट ले सकते हैं। आज का हाई 4888 है, इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर शॉर्ट करते हैं, हाई लाइकली है कि 4710 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। उल्टा अरे प्रोड्यूसर साहब ने पहले आपको HCL दिखा दिया, बाद में FSL दिखाया, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए जो ट्रेड है ना वो HCL के अंदर ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर आपको ट्रेड है। सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताना, मैं जरा वो स्टैंप पे लगवा देता हूँ इसमें। 4880 का आप स्टॉप बता रहे हो ना? 4887 का हाई है, तो 4890 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 4890 का और 4710 का टारगेट रहेगा। 4710 टारगेट है, 4890 का स्टॉप लॉस है, डाल दो बॉस। 4710 टारगेट, 4890 का स्टॉप। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स शुरुआत में डाटा वीक है, धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। इसकी ऑप्शंस वाली OI वाली प्लेट भी दिखाओ, फ्यूचर्स वाली, तो आपको दिखेगा वहाँ पे करीब 2% का OI एडिशन है। ध्यान रखिएगा F&O के अंदर प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का बहुत ब्यूटीफुल तालमेल है और पूरा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी इसी के ऊपर ही बेस्ड होती है, OI वगैरह के ऊपर ही। बीटा गामा थीटा ये सब अलग चीज़ें हैं, बट मेन जो दो चीज़ें हैं वो इसका OI और दूसरा इसका प्राइस है। ये हमने आपके स्क्रीन पे भी दिखाया, 2.5% OI एडिशन के साथ शेयर को आज वीक किया जा रहा है। एक काम करते हैं कि ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रख ही लेते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन के अंदर, और सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनी नमस्ते, जरा बताएं आज का आपका ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा, और आपको शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे की भी बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया डिब्बी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं UBL 2100 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज की। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं 35 में।
स्टॉप लॉस लगाइए 26 का, पहला लक्ष्य रहेगा 45, उसके ऊपर सस्टेन करता है, दूसरा लक्ष्य रहेगा 54। लॉट साइज है इसका 400 का, सो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस के अनुसार 3600 हो सकता है, रिवॉर्ड यहाँ पे 76 हो सकता है टारगेट के अनुसार। यूबीएल में काफी स्ट्रॉन्ग 2020 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर रहा है, एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट को अप्रोच कर रहा है। स्टॉक में हम देखेंगे तो अगर 2055 2056 फ्यूचर्स पे क्रॉस करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट रहेगा, सो वहां से वो टूवर्ड्स 2100 2120 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट काफी अच्छा प्लेस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है फ्यूचर्स को देखते हुए, सो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है जहाँ पे वो 2100 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएगा। सो इसलिए यहाँ पे सेफ ऑप्शन के लिए आप सितंबर सीरीज 2100 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो यूबीएल वाली एक ट्रेड है आपका 2100 के स्ट्राइक है जिसमें 35 रुपये में आपको एक कॉल मिल जाएगी। टिकट साइज एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कहते हैं वो थोड़ा कम है, तो आप अच्छे से इसको ट्रेड भी करवा पाएंगे और सीरीज़ अभी शुरुआत हुई है तो आप एंड तक भी रख पाएंगे। हालांकि ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। 26 का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट पैसा डबल भी हो सकता है, 54 रुपये तक का आपको टारगेट है मैक्सिमम पे, और आपका 7500 तक का प्रॉफिट है, 3500 का लॉस कैलकुलेटेड है। ये लॉस प्रॉफिट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसको रिग्रेसली फॉलो करें और स्टॉप लॉस आप हमारे रखिए, टारगेट अपने कंफर्ट का रखिए। ठीक है जी, ये यूबीएल की 2100 की स्ट्राइक हो गई है, एट द मनी है मोटा मोटी, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज का ट्रेड बताने के लिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी, 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव में इसलिए पैसा खो देते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, स्टॉप लॉस रखते नहीं हैं और ज़्यादा गौर नहीं फरमाते और एवरेज ज़्यादा कर लेते हैं, जबकि एवरेज नहीं करनी चाहिए लॉस वाले ट्रेड के अंदर। चलिए आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके कमोडिटीज़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। 10 बजे कमोडिटीज़ होगा, वो सेगमेंट भी हम आपके सामने लेके आएंगे। चलिए आज के जो टॉप गेनर्स हैं, मैं ज़रा वो शेयर्स भी ज़रा चेक कर लेता हूँ, उसमें से कोई ट्रेड बनता है तो एक बार आपके लिए पता करता हूँ। डीवी स्लैब दिखाना है एक बार ज़रा, डीवी स्लैब ½ ऊपर है, हालांकि मेरा मन नहीं है डीवी स्लैब को लेने का इस समय। साल का हाई टेस्ट किया, आज ½ डीवी स्लैब लेना चाहिए क्या? अंशुल सर एक बार ज़रा चेक करना। स्लैब में स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन स्टॉक में उस हद तक ब्रेकआउट नहीं है, मतलब आज के सेशन में वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम होता तो ओपन लो के साथ है बाई दे सकते थे, लेकिन वॉल्यूम मिसिंग है तो अवॉइड की सलाह रहेगी। लेकिन 5140 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है और वॉल्यूम आता है तो फिर बाइंग बनेगी। फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। बेटा काउंटर्स एंड ट्रेड करने के लिए मेटल और आईओसी बीपीसीएल ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, वहां पे अगर देखते हैं तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंपेयर टू फार्मा स्टॉक्स, तो वहां पे देखना चाहिए। ठीक है, एक दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी चेक करवा लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग का डाटा गंभीर, देखो गंभीर वाला डाटा तो कहीं नहीं बन रहा, बट हाँ आइडिया चल नहीं रहा। वोडाफोन आइडिया इसको छोड़ देता हूँ, वोडाफोन आई 14.5 रुपये का टिकट साइज़ है, कुछ हो नहीं रहा इसके अंदर, कल भी यही का भाव था। एक और शेयर चेक करवाता हूँ, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार ज़रा ये दिखाना, ये सरकारी बैंकों में वनडे एपिसोड ना हो जाए कि यानी कि कल थोड़ी बाइंग आई और आज वापस दबाव में ना जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार चेक करेंगे आप प्रशांत सर, बैंक ऑफ बड़ौदा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा वक्त लग सकता है बट परफेक्ट लेवल टू एक्यूमुलेट। आपको यहाँ पे पोजिशनल अप्रोच रखना होगा और पोजिशनल अप्रोच आपका स्टॉप लॉस फिलहाल होना चाहिए करीबन 235 स्पॉट क्लोजिंग 235। इस स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा? जब हम 250 252 इस जोन के ऊपर क्लोज होना शुरू करेंगे, वहां से मोमेंटम आएगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है डिसेंट लेवल टू एक्यूमुलेट और स्लो ऐड कीजिए, और जैसे मैंने कहा 250-55 के जोन के ऊपर आप एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 250 और 55 के बाद जो है आप थोड़े से एग्रेसिव ज़रूर हो सकते हैं, पर आप देखिए तो अभी फिलहाल एफएनओ का जो टॉप गेनर है वो है सिंजीन इंटरनेशनल, और साथ ही साथ कुछ अन्य फार्मा काउंटर्स भी चल रहे हैं, पर खास तौर से आपको नज़र कहाँ रखनी है उनके नाम हम ज़रूर बताएंगे। पर एक पूरे स्पेस में एक डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे यूएस में शायद लागू हो सकता है बायोसिक्योर एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, एक लाइन में बताएं तो चाइना से जितनी भी दवाएं आती हैं या फिर रॉ मटेरियल्स आता है
उनको कम कैसे किया जाए, उन पे निर्भरता कम कैसे की जाए, ऐसे कुछ जो है प्रतिबंध लाने की कोशिश कर रही है सरकार एक लॉ के थ्रू। और ऐसे में होगा ये कि जो भारतीय कंपनीज हैं जिनका खास तौर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर एपीआई में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जो है सप्लाईज चालू हो जाएंगी और इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, कई सारे अप्रूवल्स के थ्रू जाना पड़ता है, तो 2 से 3 साल लग सकते हैं। पर एक ये बड़ा डेवलपमेंट होगा क्योंकि चाइना के ऊपर भारी निर्भरता है, ना ही सिर्फ यूएस के मार्केट्स में बल्कि पूरी दुनिया जो है चाइना से अपनी एपीआईज या फिर मेडिसिन लेती है। अब बात करें ग्लोबल जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनमें सिंजीन, लॉरेस लैब, डिवीज लैब, न्यूलैंड लैब, इन कुछ काउंटर्स पे आपको इनिशियल फ्रंट पे नज़र रखनी है। उसके बाद अन्य फार्मा कंपनीज पे भी इसका असर हो सकता है। पर आप देखिए अब बायोकॉन और सिंजीन 3% की तेजी दिखा रहे हैं, साथ ही लॉरेस लैब भी एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। पर अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे ये तीनों काउंटर्स में से अगर एक का चुनाव करना है तो कौन सा सबसे मजबूत लग रहा है आपको चार्ट्स पे? देखिए, बायोकॉन में काफी अच्छा मोमेंटम है और 26 दिन का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो बायोकॉन किया जा सकता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखें, बायोकॉन में 410 तक अपमूव मिल सकता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखें 50% हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ सीरीज की शुरुआत हुई है लॉरेस लैब में। यहाँ पे ब्रेकआउट भी बन रहा है आज के सेशन में 482 483 की जोन के ऊपर। तो जैसे ही 483 के ऊपर सस्टेन करता है, लॉरेस लैब में बाइंग करना चाहिए। 540 का इनिशियल टारगेट रहेगा। तो आउट ऑफ द टू फिलहाल बायोकॉन में स्ट्रेंथ है, उसको बाई कर सकते हैं। 483 निकलने के बाद लॉरेस लैब में बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो बायोकॉन और सिंजीन दोनों अच्छे मूव्स दिखा ही रहे हैं, पर लॉरेस लैब आप ध्यान में ज़रूर रखें क्योंकि ये काउंटर भी एक ब्रेकआउट दे रहा है। डायरेक्टर साहब अब लॉरेस लैब का चार्ट्स दिखाएंगे तो इंट्राडे वहाँ पे भी एक अच्छा मूव आते हुए दिखा है। पर इसके अलावा आइए एक बार आईजीएल पे भी चर्चा कर ले क्योंकि ये काउंटर में भी 2% की तेज़ी है और मार्केट खुलने के बाद ये काउंटर जो है अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है। हम देख रहे थे कि गुजरात गैस में काफ़ी तूफानी तेज़ी थी, अब एमजीएल आईजीएल भी एक रिबाउंड दिखा रहे हैं। प्रशांत, आप कैसे देख रहे हैं इस ब्रेकआउट को और क्या यहाँ पे अभी भी पार्टिसिपेशन के मौके हैं? तो सृष्टि, इनफैक्ट इसमें से मैं जस्ट कुछ देर पहले आईजीएल को ट्रैक कर रहा था और मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे जस्ट एक क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा 565 के ऊपर, 565 के ऊपर, क्योंकि बार बार इस लेवल पे आने के बाद बिकवाली आ गई। तो एक क्लोज मिल जाए, नेक्स्ट डे हम लॉन्ग जाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 554, 554, करीबन 2% रिस्क होगी, 1.5-2%। बट उसके बाद अगर हमें ये ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू मिले तो एक रेंज ब्रेकआउट की तरह हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं जो करीबन हमें 600 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज ब्रेकआउट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 600 तक के टारगेट्स जो हैं आपको देख सकते हैं। देखिए, आईजीएल में तो तेज़ी है ही, पर अब एमजीएल में 3% की तेज़ी आ रही है, तो साइमल्टेनियसली ये काउंटर को भी आप ट्रैक करें तो बेहतर रहेगा। आदित्य बिरला कैपिटल भी हमारे कई सारे टेकीज और एक्सपर्ट्स इसको ट्रैक कर रहे थे, पर आज फिर से एक बार ABFRL रिबाउंड दिखा रहा है और अंशुल मैं देख पा रही हूँ कि कई बार इन्हीं स्तरों पे ये स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। पर अंशुल, जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, क्या आपको लगता है एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा या फिर कुछ कंसर्न्स ऐसे भी हैं कि कमजोर भी हो सकता है ये स्टॉक? इसमें काफी हद तक शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, बेरिश फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, लेकिन मोमेंटम मिसिंग है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होती है तो स्टॉक में बढ़िया अपमूव मिलेगा। सीरीज के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा हेवियर ओपन इंटरेस्ट रहा है 20-22% से। तो स्टॉक में जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी वो 323.50 के ऊपर होगी। तो 323.50 का अलर्ट लगाना चाहिए। अगर निकलता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग रहेगी, टारगेट 345 का रहेगा। और अगर 308 रुपए तोड़ता है स्टॉक तो ब्रेकडाउन बनेगा, लेकिन मैं ब्रेकडाउन करने की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्ट हुआ है और मूव नहीं मिला है, अब बेयर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं और जैसे ही 323.50 निकलेगा बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो 323.50 के ऊपर बाई रहेगा, 345 का टारगेट रहेगा। 8 और 323 ये दो लेवल्स जो हैं आपको क्रूशली वॉच करने हैं। दोनों ही साइड के मौके ABFRL दिखा सकता है, पर ज़्यादा जो बायस है अंशुल का वो बाइंग साइड ही है। तो 323 पे आप ज़रूर ध्यान रखें, अभी भी थोड़ा मोमेंटम इसमें बाकी है।
कुछ दिनों पहले हम आईओसी भी डिस्कस कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से, आई थिंक ध्वनि थी हमारे साथ, जिसपे हमने ये राय ली थी कि देखिए एचपीसीएल बीपीसीएल में काफ़ी तगड़ा मोमेंटम है, क्या आईओसी भी इसको कैच करता हुआ दिखेगा। उस समय जो डेटा बिल्डअप था उस समय ध्वनि का भरोसा नहीं था इतना, और उन्होंने बोला था कि इग्नोर करिए, पर फिर से एक बार ये स्टॉक चाल में भी है और अपने कुछ प्रीवियस हाइस को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। पर प्रशांत, क्या आप इस पे भरोसा दिखाएंगे या आपके हिसाब से भी डेटा बिल्डअप इतना इनकरेजिंग नहीं है और इसको थोड़ा सा अभी बच के ही चलें इससे? कम्स टू आईओसी मैं ना डेटा देख रहा हूँ ना कुछ, मेरा एक पोजिशनल अप्रोच है, मैं इसको पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये काफी अच्छे लेवल पे जा सकता है। फिलहाल जो लेवल आपको एज स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो होगा 172, 170, 170, 172 स्पॉट क्लोजिंग, और आप ऐड कीजिए। ओवरऑल ये स्टॉक जब स्विंग हाई 185 क्रॉस करेगा तो आपको 195, 200 ये लेवल दिख सकते हैं, बट पोर्टफोलियो अप्रोच रखने के बाद मुझे लग रहा है इस स्टॉक में कंसिस्टेंट रिटर्न रहेंगे, प्लस डिविडेंड रिटर्न भी काफी अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है इसको एक लंबी अवधि के हिसाब से अप्रोच रखना चाहिए, ना ही ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ये राय आईओसी पे आती हुई कि लंबी अवधि के लिहाज से जो है आप इस काउंटर पे नजर डालें, 200 के भी ऊपर लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है, पर ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा बचें, ऐसी सलाह आती हुई। पर डे हाई पे आता हुआ पीएफसी का शेयर, और हम देख भी रहे हैं कि देखिए कई सारी इसने झटके भी दिखाए। मुझे याद है जिस दिन इलेक्शन वर्डिक्ट डे था उस दिन तो आपको याद ही होगा 20-25% की गिरावट थी पीएफसी आरईसी में। फिर बजट डे वाले दिन भी इसने काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स को उनकी दिल की धड़कनें बढ़ाई, पर आज फिर से देखिए अंशुल डे हाई पे है और प्रीवियस हाइस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड बनता है? देखिए आरईसी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, लेकिन पीएफसी में ब्रेकआउट आया है आज ओपन लो के साथ। 64 डेज का वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो आज का लो 555 स्टॉप लॉस की तरह लगाना चाहिए। ऊपर में 590, 595 का टारगेट आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हाई लाइकली है कि मिल जाएगा, तो 590, 595 के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 555 का स्टॉप लॉस होगा पीएफसी के लिए। बाजार एक रेंज में ही है, हल्की सी बढ़त आपको निफ्टी पर दिखेगी, हालांकि 25,200 को होल्ड कर रहा है निफ्टी। 12-13 अंकों की बहुत ही सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें ऊपरी स्तरों से ये भी नीचे आया है। अभी ये 100 अंकों के गेंस पे था, लेकिन अभी देखेंगे तो आप 50-60 अंकों पर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 51,450 के आसपास तक के स्तर हैं, और अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 8 शेयर आपको मजबूत दिखेंगे और 4 शेयर जो कमज़ोर हैं उसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में आज थोड़े से प्रेशर ज़्यादा हैं। हालांकि कोई भी शेयर आधा % की गिरावट भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक मजबूत है, आधे % की ही तेजी है, लेकिन पॉइंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये कर रहा है, और धीरे धीरे करके भाव जो हो गया है एचडीएफसी बैंक का वो हो गया है 1650 रुपये का। तो क्या ये चलने के लिए तैयार है? जरा इसको देखेंगे एक बार, फटाफट एक क्विक चेक ले लेते हैं इस पर। अंशुल जी, एचडीएफसी बैंक जरा आप चेक कीजिए, क्या इसमें अब खरीदारी कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है? देखिए अभिषेक जी, कंप्लीटली साइडवेज है और मोमेंटम मिसिंग है कम से कम पिछले 2 महीने से। और अगर 30 अगस्त का हाई लो देखें तो उसी के अंदर पिछले 3 दिन से चल रहा है, चौथा दिन है उसके अंदर है। अगर ट्रेड करना भी है तो 1662 निकलना मैंडेटरी है, जो 30 अगस्त का हाई है वो निकलता है तो कुछ हद तक बाइंग आएगी, बट फिलहाल के लिए अवॉइड लिस्ट में डालना चाहिए विद द व्यू की 1662 निकलता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए रेमंड लाइफस्टाइल की अलग से ये लिस्टिंग हो गई है। ये रेमंड से अलग हुई कंपनी है। आपको याद होगा कि 3 कंपनियों में डिमर्जर हुआ था, एक रेमंड हो गया, बाकी दूसरी रेमंड रियल्टी होगी, और तीसरी लाइफस्टाइल जिसमें कि इनकी पूरी की पूरी जो टेक्सटाइल वाला, अपरेल वाला जो भी कारोबार है वो इसमें है। पार्क्स, कलर प्लस जैसे ब्रांड्स हैं, और देखते हैं कि इसका भाव क्या निकल के आता है। 2850 रुपये के आसपास के इसके प्राइसेस होनी चाहिए। एक बार ज़रा इसको हम चेक कर लेंगे। ये कंपनी अलग हुई है रेमंड से, और 5% फिलहाल आपको ये नीचे दिखेगा। मतलब ये जो स्पिन ऑफ करके जो कारोबार हुआ ना, उसका भाव बेस जो प्राइस था वो 1250 रुपये के आसपास का था, और ये लिस्टिंग होने की उम्मीद थी 2700 रुपये के आसपास। 2850 रुपये का भाव फिलहाल आपको रेमंड के लिए ये दिखेगा, और ये आज से अलग तौर पर ये कंपनी ये लिस्ट हो गई है, और रेमंड की ट्रेडिंग अब अलग होती रहेगी। तो 3 लिस्टेड कंपनियां आपके पास हो जाएंगी रेमंड
ग्रुप से जुड़ी हुई। रेमंड लाइफस्टाइल तो आज से लिस्टिंग होगी। अब रेमंड रियल्टी को लेकर नजर रहेगी कि उसको लेकर क्या अपडेट्स लेकर आते हैं। 5% नीचे 2850 का भाव है। आगे भी इस पर आपको गाइड करेंगे, अपने एक्सपर्ट से भी व्यू लेंगे कि यहाँ से किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग होगी और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए अब 10